3 मंथ्स में घर खरीदा एक महंगे मेट्रो सिटी में, ऑलमोस्ट एक ग्रीन हाउस के साथ। तो जहाँ पे रेल भी हो, रोड भी हो और एयरपोर्ट भी हो, वहाँ पे तो आने वाली वर्ल्ड में कम स्टार है। तो रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या लगता है? करंट तो आप बोल रहे हो कि बूमिंग है, बट डू यू थिंक 5 years 10 years डाउन द लाइन 10 लाख रुपया स्क्वायर फीट भी एक रियलिटी हो सकता है? Homestay is their 80% of the business now. 80%? फर्स्ट होम बाई करना चाहिए कि रेंट पे ही रहना चाहिए, और बाई करना चाहिए तो कब करना चाहिए? तो ये अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख खान साहब, ये सब अपने इन्वेस्टमेंट्स क्यों डुप्ले में, फ्लैट्स में कर रहे हैं? वो बाई करते हैं, सेल करते हैं, न्यूज में आता है कि इतना स्टैम्प ड्यूटी बना। ये फिल्म स्टार्स उसमें क्यों बाई करते हैं? रेसिडेंशियल अच्छा नहीं है इन्वेस्टमेंट। 90% जो लोग होते हैं उसमें, उनको 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल में रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिलता ही। एयरबीएनबी पर दिन का अंदाज से कितना 4,000 5,000 रुपया पर नाइट मिनिमम आ जाए। रिजल्ट है? 10 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स फार्म हाउसेस से बचा सकते हो। कैसे? पॉडकास्ट पूरा देखना, ये आपको सीक्रेट हम अनलॉक करेंगे। क्योंकि जितने भी अमीर लोग हुए मतलब दुनिया में, उनके पोर्टफोलियो में लैंड एक इम्पोर्टेंट उसका कंस्टिट्यूट। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश टॉक्स, जहाँ पे हम लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर रियल एस्टेट में पैसे कब डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, बेस्ट रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटी कौन है, क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट सर रियल एस्टेट में करोड़ों कैसे कमाया जाता है। यही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं एक्सपर्ट ला रहा हूँ एक्सीलेंस ग्रुप से रेशमा बेन को और डॉक्टर नरेश बर्डे को, who are experts who have done good research and are loved in the market, और उनके पास बहुत अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। ये पॉडकास्ट जरूर देखना और अपने फैमिली के साथ देखना, आपका नॉलेज और इन्वेस्टमेंट वैल्यू दोनों बढ़ेगा। सो वेलकम एक्सीलेंस ग्रुप बिजनेस विद बसेज टॉक्स पे। रेशमा जी आपका स्वागत है, नरेश जी आपका स्वागत है। अंडरस्टैंड करते कि आप रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स हो, और जो भी हमारा चैनल देख रहे हैं, यूथ है, एंटरप्रेन्योर्स है, इन्वेस्टर्स है, वो रियल एस्टेट के बारे में जानना चाहते हैं। तो आज इंडिया का रियल एस्टेट कैसा चल रहा है, हम उसे 2-3 भाग में डिवाइड करते हैं। एक की मेट्रोज में, बॉम्बे में रेट्स बढ़ रही है। 1 लाख स्क्वायर फीट, 2 लाख स्क्वायर फीट, 3 लाख रुपए स्क्वायर फीट में डील्स हो रहे हैं। गुड़गांव में फ्लैट 100 करोड़ के जा रहे हैं। बैंगलोर में इन्फ्लेशन है। तो सिटीज में क्या चल रहा है, टीयर 2 सिटीज में क्या चल रहा है, गांव में क्या चल रहा है, तो रियल एस्टेट में क्या चल रहा है हम समझते हैं। रेशमा जी आपसे स्टार्ट करते हैं। Real estate overall as a market itself is at the growth peak because demand, especially in Pune and Mumbai, it's more of the people who are coming to work. जी। पुणे का तो स्टार्ट से कहता है कि हर 10 लोग जो पुणे में काम करने के लिए, उसमें से 8 लोग प्रेफर करते हैं पुणे सिटी में रहे ओके और काम करें. ओके So obviously there are a lot of opportunities when it comes for business opportunities, employment opportunities, automatically residential opportunities. लोग वहाँ पे घर ढूंढना स्टार्ट करते हैं. That's by default. राइट। कंपनी जब एक्सपांशन की सोची तो कमर्शियल भी उतना डिमांड बढ़ता जाता है. तो ओवरऑल अगर आप डिमांड देखी जाए तो रियल एस्टेट ओवरऑल नंबर ऑफ यूनिट्स माइट भी पिछले साल में थोड़े कम बिके गए हैं, बट अगर आप ओवरऑल वॉल्यूम की बात करते हैं, लाइक 2 BH के लेने वाला 2.5 पे जा रहा है, 3 BH के लेने वाला 3.5 पे जा रहा है. तो ओवरऑल जो हम बोलते हैं टिकट साइज बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री साइज ओवरऑल ग्रोथ में पुणे और मुंबई मार्केट इज रियली गुड. बट प्रीमियमाइजेशन खत्म ही नहीं होता। मैं 2007 में आया, हम्म. मुझे लगा कि तभी महंगा है। 2010 में लगा अभी अभी इससे नहीं बढ़ सकता। 15 में लगा अभी इससे तो बढ़ ही नहीं सकता। हम्म. कोविड के बाद लगा अभी तो साला बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन ये रुकने का नाम ही नहीं रहा है। उसका लॉजिक क्या है? हाउ आर रियल एस्टेट प्राइसेस बीइंग सो हाई? यानी 100 करोड़ के फ्लैट साउथ बॉम्बे में 2 लाख रुपया स्क्वायर फीट, यानी 1 करोड़ रुपए में आपका बाथरूम नहीं आएगा। तो ये रेट्स का लॉजिक क्या है? रेशमा जी, नरेश जी, दोनों आप शेयर करिए। ये रेट का लॉजिक क्या है कि क्यों रेट्स इतने बढ़ रहे हैं? तो एक तो है ना कि हम कहते हैं ना एट द एंड ऑफ द डे जमीन उतनी ही है. हाँ। सो इट्स ऑलवेज द गेम ऑफ सप्लाई डिमांड. तो जो भी चीज हो रही है उसी के ऊपर हो रही है. तो एंड लोग तो बढ़ते जा रहे हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है, बट सप्लाई पॉइंट ऑफ व्यू से आप पीडीआर लो, बाकी सारी चीजें लो, वो ऊंचाई जा रही है ना, बट नीचे तो जमीन उतनी की उतनी ही है. जी। सो ऑब्वियसली लैंड कॉस्ट आर ग्रोइंग हाई, दैट्स वन ऑफ द क्रिटिकल थिंग. बाकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड लोगों की लाइफस्टाइल भी आप अगर आप देखेंगे ना, तो पहले ही होता था ठीक है 1 BH के रोके, बट आज इवन सिंगल न्यूक्लियर फैमिलीज भी है, स्टूडेंट्स 2 BH के 2.5, तो दोनों साइड से है ये. अच्छा। नहीं, आप राइट हो, नोट्स हम छाप सकते हैं, लेकिन गोल्ड फाइनाइट है और लैंड फाइनाइट है, और इसके लिए आप देखो अभी लास्ट कुछ महीनों में दोनों में बहुत तेजी आई है। बट अब रियल एस्टेट का हम समझते हैं, रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या लग रहा है आपको? इतना सारा इंडियो इंडो पाक वॉर आ चुका,
बंद हुआ, वापस आएगा, यू डोंट नो। यूएसए में ट्रम्प कुछ भी पॉलिसीज कर रहा है। तो रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या लगता है? करंट तो आप बोल रहे हो कि बूमिंग है, बट डू यू थिंक 5 इयर्स 10 इयर्स डाउन द लाइन 10 लाख रुपए स्क्वायर फीट भी एक रियलिटी हो सकता है? मे बी हो सकता है, डिपेंड कौन खरीदने वाला है, लाइक डिमांड कितनी, उसकी भूख कितनी है, प्यास कितनी है, उसके ऊपर डिपेंड है। बट आई थिंक घर या रहना, शेल्टर इज अ वेरी बेसिक नेसेसिटी। जी। सो आप भले रेंट पे लेके रहो, फिर भी वो किसी ने तो बाय करके रखी हुई है, जी। तो वो तो रहेगा ही आगे के टाइम पे जाते हुए। अनसर्टेनिटीज, यस, दोज अफेक्ट्स द मार्केट, बट दैट जस्ट डिलेज द डिसीजन इन द मार्केट। बट वो डिमांड कम नहीं होती। जिसको रहना है उसको ठीक है, आज वो 2 बीएचके की जगह 1 बीएचके में आएगा, बट उसकी डिमांड तो कांस्टेंट रहेगी। दैट्स वन थिंग दैट आई फील। बिल्कुल। अब मैं एक क्वेश्चन पूछता है नरेश जी मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा सर, अगर हम पिछले डेटा पे देखें, जी। खास करके लेमन ब्रदर जब क्रैश हुआ था, मैं ऑडियंस को बता दूं, आई वाज अ पार्ट ऑफ लीमन ब्रदर्स टीम। 2008-9 में मैं उनके साथ था, तो वो पूरा माहौल मैंने एंजॉय किया है, बहुत सीखा उसमें। यस सर। राइट। तो तब भी क्या तो टेम्पररी वेरी स्मॉल पीरियड उसमें क्या तो मतलब उथल-पुथल मार्केट में हुआ, लेकिन बहुत छोट मतलब स्मॉल पीरियड के लिए हुआ। ठीक। जब हमारी नोटबंदी हुई तब भी हमें लगता कि मार्केट तो अभी बिल्कुल क्या पूरा रिवर्स जाएगा और कैसे होगा, क्या होगा, कुछ पता नहीं था। लेकिन तब भी वेरी स्मॉल पीरियड के लिए क्या तो मार्केट में उथल-पुथल हुई उसके, लेकिन इमीडिएटली उसके ऊपर क्या तो मार्केट ने बाउंस बैक किया। और जब हमने देखा कि कोविड सबसे बिगेस्ट, हमें लग रहा था कि अब क्या होगा? उसमें एक सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी अगर बिकी हुई तो कोविड में बिकी हुई। बिल्कुल, हमने भी ली। यस, गिवन द सिचुएशन, अभी वॉर सिचुएशन है, चाहे इंडिया पाक हो है, चाहे मतलब अब्रॉड भी हो, लेकिन ये सब टेम्पररी फेजेस होती है और उसके बाद में है ना बाउंस बैक करते हो, उसके कई गुना से का तो मार्केट बढ़ता है। तो ये ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो ये आने वाले फ्यूचर का तो रियलिस्टिकली बहुत ही अच्छा, सुनहरा है। तो सेफली गेस कर सकते हैं कि भाई इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में अगर बिलीव करते हो तो सेंसेक्स बढ़ेगा, ओवर लॉन्ग टर्म शायद गोल्ड बढ़ेगा, लेकिन लैंड प्राइसेस तो बढ़ेंगे ही। तो ओन अ पीस ऑफ लैंड, अगर आपके पास लैंड है तो आप जीत सकते हो। और मेरी मम्मी हमेशा ये कहती है कि बेटा लैंड लेने का फायदा कब होता है? ये हमारे आज के हमारे लोगों का प्रॉब्लम है, हमारे जेन ज़ी का प्रॉब्लम है। आज लैंड लिया, आज पैसा चाहिए, शायद होगा। बट रियल लैंड का पैसा आपको 15-20 साल बाद ही मिलता है। इट इज़ अ पेशेंस एंड इट इज़ अ स्मार्ट गेम। डेफिनेटली। यानी एक कहावत है ना कि आम का पेड़ लगाओ, तो जिसने लगाया उसको फल नहीं मिलेगा, उसके बेटे को मिलेगा। तो आज समझो मेरे फादर ने कुछ प्रॉपर्टीज़ ली है, तो हमारे पास रेंटल इनकम। मैं कुछ बिल्ड कर रहा हूँ, तो मेरी बेटी का लाइफ ईज़ी होगा। तो आप अपने लिए मत सोचो, बट लॉन्ग टर्म सोचो, तो ये हो सकता है। तो येस। डेटा ये कहता है सर जी 90% जो भी लोग कहते हैं 100 लोग 90% जो लोग होते हैं उसमें जी। उनको 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल में रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिलता ही मिलता है। ओह नाइस। सो 10% ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनका कहते इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है, कोई लीगल में फंस गया या कई ऐसी जगह फंस गया कि जो ऐसे रिकवर नहीं कर सकते। लेकिन 5 साल में जिनका थोड़ा सा किस्मत अच्छा होता है या जो कुछ है ना बहुत ही रियल एस्टेट में ऑटोमेटिक रिवर्सिटी होता है, 5 साल में कभी कभी इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। कुछ ऐसा भी होता है कि 10 साल के अंदर अंदर तो बहुत सारे डेवलपमेंट हो ही जाते हैं। बिल्कुल। 15 से 20 साल में मोस्ट ऑफ द कितना भी रियल एस्टेट का साइकिल जो होता है मतलब उसमें बड़ा ही है। पिछले 100 साल का रिकॉर्ड अगर ट्रैक करें मतलब तो डेफिनेटली डेफिनेटली करता हूँ मतलब 20 साल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लैंड में मिला ही है। तो लैंड में फ्यूचर है, लैंड में कुबेर जी है, लैंड में बरकत है। ये हम कंक्लूड कर सकते हैं इससे। अब ज़ीरो था कि नीतीश कामत साहब बहुत फेमस है, उन्होंने क्या कहा था कि भाई बाई मत करो, रेंट करो। और वो फिर खुद एक स्टेज पे आए जब उनको लगा कि नहीं मेरे पास आज इनफ पैसा है, तो उन्होंने खुद ने एक अच्छा-सा घर, अच्छा-सा उनके लिए रेसिडेंशियल बाय किया। आपका क्या थॉट्स है दोनों का? रेशमा जी, पहले मैं आपको पूछता हूँ कि जो भी यूथ ये देख रहे हैं, हस्बैंड वाइफ रहेंगे या जो प्लान कर रहे हैं अपने फर्स्ट होम के लिए, तो फर्स्ट होम बाय करना चाहिए कि रेंट पे ही रहना चाहिए? और बाय करना चाहिए तो कब करना चाहिए? This is really good question, and I feel it's more of a individual purpose driven. Suppose मैं डॉक्टर हूँ और मेरी खुद की प्रैक्टिस है, एंड इफ यू सी ओवरऑल रियल एस्टेट में क्या क्या असेट अलोकेशन आता है, एक है रेसिडेंशियल जहाँ हमने कहा दैट इज बेसिक नेसेसिटी, सेकंड कमर्शियल के लिए आप जा, जी। थर्ड है आपका लैंड इन्वेस्टमेंट, बाकी अदर सेकंड होम इन्वेस्टमेंट्स आता है। तो जब भी हम रेसिडेंशियल की बात करते हैं, सपोज अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मेरी क्लिनिक इज कमर्शियल इज माई प्रायोरिटी इन दैट केस। वहाँ पे एज अ प्रोफेशन आई शुड बी नॉट थिंकिंग ऑफ रेसिडेंशियल एज ए इमीडिएटली, बिकॉज मेरी रोजी रोटी वहाँ से चलती है। If your profession is linked somewhere and it is going to affect your real estate investment, is going to affect your profession,
then obviously you should choose it rightly. वेरी स्मार्ट। बट इन जनरल अगर आप बोलते हो कि रियल एस्टेट कब लेनी चाहिए, क्या स्टेज पे लेनी चाहिए, वैसे भी आपने कहा कि इतनी प्राइसेस बढ़ रही है मार्केट में, तो ऑब्वियसली डाउन पेमेंट का तो पैसा हमें लगा के अदर फाइनेंशियल असेट से निकाल के फिर ही आगे जाना ज़रूरी है। सेकंड, अगर आप आईटी प्रोफेशनल हो, आईटी यानी पुणे में तो बहुत ज़्यादा ये होता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि आगे के 3 साल में वो वहाँ पे रहने वाले हैं या नहीं है। जी। तो नॉर्मली कैलकुलेशन होते हैं, जो घर में मैं रेंट पे ये कि 4 साल रहता हूँ, उसका मैं 1 साल में ईएमआई पे करता हूँ। तो फाइनेंशियल कैलकुलेशन वहाँ पे पिक्चर में आते, वही पैसा मैं कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगा के बढ़ा हो गया। ये मोर ऑफ आई फील इट्स मोर ऑफ अ डिसीजन एंड सिटिंग विथ योर फाइनेंशियल प्लानर, यू शुड डिस्कस एट व्हाट पॉइंट आई शुड टेक दिस डिसीजन। बिल्कुल। एंड फैमिली गोल क्या है आपका कि आपको यहीं पे सेटल होना है, बच्चे यहीं के स्कूल के जाने वाले। बहुत बार क्या होता है ना, इमोशनली इफ यू आर अटैच टू अ पर्टिकुलर प्लेस, आपकी फैमिली वहाँ के आजू-बाजू के माहौल से सिक्योर है, बच्चे वहीं पे स्कूल पे जाते हैं, तो आपको घर हमेशा बदलते रहना इज़ नॉट ऑप्शन बिकॉज़ इट्स अ रेंटल। सो लॉन्ग रन में ऑब्वियसली इफ यू डिसाइडेड कि मुझे यहीं पे रहना है, स्टेबल होना है, तो लेना इज़ द बेटर ऑप्शन। बट अगेन व्हाट योर फाइनेंशियल प्लानर सेज एंड व्हाट ही टॉक्स अबाउट इट कि हाँ, दिस इज़ द राइट टाइम, यू शुड गो अहेड। एक बहुत स्कूल ऑफ थॉट है फिर नरेश भाई आपके पास आते हैं कि अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो आप ईएमआई समझो आपका 1 लाख है और रेंट 60,000 है सेम जगह का, और आपको आज बर्निंग नीड नहीं है तो आप 60,000 रेंट दो, 40,000 डिसिप्लिन करके एसआईपी में डाल दो, गोल्ड में डाल दो। और अगर वो 15 साल में आप करते हो, एक्सपेक्टेड है कि सेंसेक्स एंड गोल्ड रिटर्न्स कंबाइंड विल बीट रियल एस्टेट इन्फ्लेशन मोर ऑफन देन नॉट। तो 15 साल में आप वहाँ पे इतना कॉर्पस बना लेते हो कि आप वो घर जो लेना चाहते हो उससे बड़ा घर आप बाई कर सकते हो। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपने बहुत सुंदर कहा और मुझे एक बहुत अच्छा इंसाइट लगा कि अगर आपका बिजनेस लोकेशन स्पेसिफिक है, समझो आपका दुकान है जो स्टेशन के बाजू में है और वो आपको रिक्वायर्ड है, या मैं डॉक्टर हूँ और मेरा क्लिनिक फेमस हो गया, जैसे ही आपका लोकेशन स्पेसिफिक फेमस होता है और वो जगह रेंट पे है, तो यूजुअली लैंडलॉर्ड फिर खुजली करते हैं, रेंट बढ़ा दो, नहीं मुझे जगह चाहिए, ब्लैकमेल करते हैं। और आपने इंटीरियर डाला, गुडविल डाला, तो आप अटक जाते हो। तो आप आपका रिकमेंडेशन अच्छा लगा कि इफ योर बिजनेस इज लोकेशन स्पेसिफिक, योर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हैज टू बी योर बिजनेस और कमर्शियल और शॉप और रिटेल और क्लिनिक, बाद में आप घर का सोचो। यस नरेश भाई, कुछ इंसाइट्स दीजिए। यस सर, ये बिल्कुल रियलिटी है कि ज़्यादा हमें क्या तो घर से ज़्यादा क्या तो इसमें यानी स्टॉक मार्केट है बाकी मिलता, लेकिन इंडियन मेंटेलिटी में अगर देखा जाए तो वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है बिकॉज हमारी जो फैमिली होती है वो तो इमोशनली ओरिएंटेड होती है बिल्कुल, और हर माँ बाप को लगता है कि हमारे बच्चे का घर होना चाहिए। इवन बीवी को, पत्नी को लगता है कि उसका खुद का घर होना सर आजकल शादी.com पे लड़कियों का रिक्वायरमेंट होता है, लड़के का इनकम और लड़के का खुद का घर है कि नहीं है। चाहिए। और अपना सोसाइटी का प्रेशर, दो चीज पे हम बहुत इमोशनल है, एक खुद का जगह और एक सोना, गोल्ड। गोल्ड एंड लैंड आर इमोशनली, सोशली, कल्चरली, एस्ट्रो वास्तु वाइज जो भी आप बोलो, इतना प्रेशर किया गया है कि हमारे कल्चर में, हमारे पार्ट ऑफ लाइफ में वो आ गया है। तो गिवन द कंडीशन ऐसे 20% केसेस हो सकते हैं कि जिसमें वो थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोच सकते हैं कि हम स्टॉक में लगाएंगे, घर नहीं लेंगे, हम बाकी कमर्शियल में लगाएंगे। लेकिन आज भी क्या तो 80% रिक्वायरमेंट जो फैमिली मॉडलिंग की होती है या इमोशनल रिक्वायरमेंट होती है वो अ, घर लेने की ही होती है। और वो बहुत प्रेशर होता है। जी बट मैं वापस इसमें रिटरेट करूंगा नरेश जी, मैंने बहुत मिडिल क्लास जॉब वाले को देखा है या अर्ली एंटरप्रेन्योर्स को देखा है, हस्बैंड वाइफ का जो इनकम है ना, अगर वो 70% ईएमआई में चला जाता है तो उनके लाइफ के 30 साल सिर्फ ये ईएमआई चुकाने में चले जाते हैं। तो एक सिंपल रूल ऑफ थंब है जो मैंने एक मैथमेटिक्स किया है, योर ईएमआई मैक्सिमम शुड नॉट एक्सीड 30% ऑफ योर कंबाइंड इनकम। अगर 30% कंबाइंड इनकम में मैंने कहा 2 लाख कमा रहा हूँ और मेरा ईएमआई 60,000 है, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं 2 लाख कमा रहा हूँ हस्बैंड वाइफ मैंने कहा, और ईएमआई 1,05,000 है, अरे हम देख लेंगे, 95 नहीं बचता भाई, बच्चे होंगे, इमरजेंसीज है, आप घूमोगे, आप आईपीएल कॉन्सर्ट्स में जाओगे, फोमो सबको है, फिर प्लानिंग कब करोगे? तो ये डिसिप्लिन हम रखते हैं तो आई थिंक आगे जाएंगे। अब हम गियर स्टेज करते हैं, ये कुछ लेकिन हाउएवर अगर किसी को दूसरा घर खरीदना है, मतलब हाँ एक होने के बाद में दूसरा घर खरीदना है, तो वो इन्वेस्टमेंट क्या तो बिल्कुल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से या रेंटल इनकम के हिसाब से ही होना चाहिए। उस पे आते हैं। मैं जस्ट अभी उस पे आ रहा हूँ कि समझो मैंने पहला घर ले लिया, मेरा अब करियर में ग्रोथ हो गया, बिजनेस में ग्रोथ हो गया, मेरे पास एक्सेस इनकम है। आज हम देखें तो इन्वेस्टमेंट करने के 4 ही मेजर एवेन्यूज हैं। मैं 4 ही समझता हूँ। एक है शेयर्स, या तो आप डायरेक्ट शेयर्स लो, या तो आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू लो, या तो आप मेरे जैसे थोड़े रिस्की इन्वेस्टर हो तो डायरेक्ट आप आईपीओज निकालो, वीसी का काम करो, बट वो बहुत रिस्की काम हो गया, स्पेसिफिक काम हो गया। सेकंड है लोन,
पहले के ज़माने में आप फ्रेंड्स को लोन देते थे, आज फ्रेंड को लोन देने के बाद फ्रेंड भी नहीं रहता, पैसा भी नहीं रहता। ये हुआ है, मेरे साथ बहुत हुआ है। मेरे 2 खास दोस्त हैं, जो इतने इमोशनल व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते कि तू ही यार मेरा, तू ही जान मेरा, और जैसे पैसे दे देते, उसके बाद ब्लॉक। फिर उसको कॉल करो, बीवी को कॉल करो तो बीमार है, गायब है। तो लोन्स है, तो लोन्स आप एफडी में डाल दो, वो भी लोन ही हो गया। आपने किसको लोन दिया? थर्ड, मैं मानता हूँ गोल्ड, सिल्वर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है। एंड फोर्थ, ज़मीन। जी, ज़मीन से जुड़ा हुआ रेसिडेंशियल, कमर्शियल, वेयरहाउस, सेकंड होम, एग्री होम्स, हम आप सब पे कवर करेंगे। तो आपको अगर रैंकिंग करना हो लॉन्ग टर्म के लिए, तो रियल एस्टेट एज एन इन्वेस्टमेंट, यानी मैं जिस घर में रह रहा हूँ वो नहीं, वो रेंट कर लो या बाय कर लो, ठीक है। मेरे पास सरप्लस पैसे आए, और समझो मेरे पास सरप्लस पैसे 100 रुपए है, तो वो 100 रुपए का आपके हिसाब से आप एलोकेशन कितना करोगे, रियल एस्टेट को कितना दोगे और बाकी लोग को कितना दोगे? क्वेश्चन टू बोथ। जी, यस, यस। सिर्फ हाँ, इट टोटली डिपेंड्स। आपका 100 रुपीज इज टोटली यू आर टॉकिंग अबाउट नेट प्रॉपर्टी, आपको किधर एक्स्ट्रा इनकम है, एक्स्ट्रा इनकम जो इन्वेस्ट करना है मेरे को। हाँ, तो पहली बात तो है कि आप हर असेट क्लास में जाने का एक एंट्री लेवल है। बिल्कुल। तो आप स्टॉक तो 10 रुपए का भी ले सकते हो, आप गोल्ड भी, सो डिपेंड ऑन कितना लेना है उस हिसाब से ले सकते हो। सो रियल एस्टेट का ओनली थोड़ा बहुत एंट्री लेवल आ जाता है। राइट। तो ऑब्वियसली इसलिए मैंने कहा कि आपको पहले पैसा जुड़ाना पड़ेगा कि फाइनेंशियली मुझे इतना इतना लगेगा, और उस हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। इसमें बट एक चीज होती है कि आजकल वो ऑप्शंस आ गए कि आप छोटी इन्वेस्टमेंट में भी, लाइक आपने नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट ले लिया तो वहां पे आपको लोन अवेलेबल होता है, सेम एज द रेसिडेंशियल एरिया के लिए प्लॉट पे? प्लॉट पे। ओह वाओ! सो 75% के आसपास अगर आपको लोन अवेलेबल हो रहा है और प्लॉट कॉस्ट अराउंड एक 20 लाख के आसपास की है, तो आपके पास 5-6 लाख रुपए भी है तो भी आप वो प्लॉट ओन कर सकते हो। या फिर सपोज आपका ऑलरेडी होम लोन चल रहा है, उसके ऊपर ही आप टॉप अप करके वो पैसा अगर आप एनी प्लॉट में लगा रहे हो तो वो भी चीज हो सकती है। ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल वेज इन विच वी कैन डू, बट अगेन इट डिपेंड्स। जैसे मैंने कहा कि आपकी वो टाइम पे प्रायोरिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड है कि आप रेसिडेंशियल ऑलरेडी खरीदना, जैसे आपने भी कहा कि इमोशनल जरूरत है, तो उसको हम बहुत कैलकुलेटिव पार्ट में या फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं जा सकते, बट जाना है तो इट डिपेंड्स ऑन एट व्हाट स्टेज इन द लाइफ। घर हो गया अभी, आपको लग रहा है 45-50 अभी काम नहीं करना है, थोड़ा पैसिव इनकम आना है तो कमर्शियल में जाइए। ओके। आपको लगता है कि अभी मैं 5 साल तक जो पैसा लगाऊंगा मुझे नहीं लगेगा, तब तक मैं ये जो लगा रही हूँ ये लॉक फंड टाइप रह सकता है, उस केस में आप लैंड इन्वेस्टमेंट में जाओ। आपको लगता है कि हाँ चलो अब सब अचीव कर लिया लाइफ में, थोड़ा बहुत खुद का सेकंड होम लेके वहां पे एंजॉय भी करते हैं, माइट बी देयर गुड रेंटल इनकम्स दैट आर कमिंग, तो आप फिर सेकंड होम इन्वेस्टमेंट ले जाओ। सो देयर आई फील, आपने जैसे कहा कि इन्वेस्टमेंट के 4 एवेन्यूज है, आई फील रियल एस्टेट में भी आपको 4 अलग अलग सेक्टर्स मिलते हैं इन्वेस्टमेंट के। वन इज प्योरली हार्डकोर लैंड, then residential, commercial, and nowadays second home is coming up as a next. Second home means more of a rental income perspective से जो second home आ रहे, ये भी एक अलग asset avenue real estate में आ रहा है। ठीक है। मैं एक मेरा पर्सपेक्टिव देता हूँ। जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार आपकी बेसिक ज़रूरत हो गई, खुद का एक घर हो गया, प्लीज़ फर्स्ट हैव 6 मंथ्स लिक्विडिटी कैश। वो इमरजेंसी फंड पहले बिल्ड करो, जिसमें भी इन्वेस्ट करना है। लेकिन लिक्विडिटी को लोग इतना गाली देते ना कि एफडी रखा है, मूर्ख है, एफडी रखा है, मूर्ख है। कुछ लास्ट महीनों में एफडी का रिटर्न्स ने स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स को बीट किया। यू नेवर नो। यस, तो सेफ्टी फंड रखो, क्योंकि कभी नौकरी चली जाए, इमरजेंसी आ जाए, हेल्थ स्केयर आ जाए। तो मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रॉन्ग करना है, 6 मंथ्स का कैश फ्लो रख लो। सेकंड, इंश्योरेंस में कोई कंजूसी मत करो। खुद का टर्म प्लान ले लो, कुछ हो गया तो फैमिली इज कवर्ड, हेल्थ इंश्योरेंस ले लो। उसके बाद गेम आता है, आप 500 रुपए में शेयर ले सकते हो, 500 रुपए में गोल्ड भी आप ले सकते हो, गोल्ड ईटीएफ के थ्रू। जी, बट लैंड में एक आपने जो सीक्रेट बोला, ऑल बिलियनर्स ऑल बिलियनर्स आर मेड आइदर थ्रू सेल्स और टेक और लैंड। यानी आप सेल्स पे काम करो या टेक पे काम करो या लैंड पे काम करो। ऑफ कोर्स कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू भी बने, जैसे वॉरेन बफेट साहब है, बट यूजुअली बिलियनर्स हैव लैंड एक्सपोजर। क्यों रेशमा जी, व्हाई डू दे हैव लैंड एक्सपोजर? आप इसका इंसाइट दीजिए, नरेश जी दीजिए कि क्यों जितने भी बिलियनर्स है उनके पास एक बहुत लैंड एक्सपोजर रहता है। अ, जैसे आपने कहा ना सर, पैसा पैसे को अट्रैक्ट करता है। आपके आपने 100 रुपया लगाया, अगले टाइम आपको सपोज उसमें से 10 रुपए भी मिले ना, तो आपको 110 भी इन्वेस्ट करोगे, सोचो कि मुझे 200 मिलेगा। ये सेम चीज लैंड में भी होती है, इज लैंड अट्रैक्ट लैंड। Okay. अगर आपके घर में लैंड की सक्सेस स्टोरी है ना, तो आप देखोगे कि आपकी नई जनरेशन भी लैंड खरीदती जाएगी, एंड ओवर द पीरियड सेकंड थर्ड जनरेशन आने तक यू विल हैव द मेजर पोर्शन ऑफ द लैंड विथ यू। ओके।
मैंने पुणे के बहुत बड़े डेवलपर है अभी करंटली अगर आप देखेंगे तो जितने भी डेवलपर मार्केट में है मेजॉरिटी ऑफ देम इनके बाप दादाओं ने लैंड लेके रखी तब जाके आज इनका एक्चुअल में हमें लग रहा है कि कंस्ट्रक्शन या ये बहुत बड़े डेवलपर बने हैं बिकॉज समबडी हैज बॉट दैट लैंड अदरवाइज वो ओवरनाइट नहीं है आज ऐसे ही जाके आप 50-60 करोड़ की लैंड ले लो और उस पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करो एंड देन एक्सपेक्ट द नेट प्रॉफिट आउट ऑफ इट इट्स नॉट द इजी थिंग दैट इज द फर्स्ट सेकंड उनके लिए भी वो एक आदत थी जैसे आपने कहा ना फाइनेंशियल डिसिप्लिन में 500 रुपए का ईटीएफ लिया ये लिया तो मैं उनको उस दिन पूछ रही थी सर अपना इतना बड़ा एरिया है आपका इतनी सारे प्रोजेक्ट्स या ही सेड कि रेशमा जब हम छोटे थे तब उस टाइम पे मेरी मम्मी मसाले बेचती थी और माय फादर वाज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हमसे भी कॉन्ट्रैक्ट वो बोलते थे हमारे यहाँ पे रेशमा इनडिसिप्लिन था कि दिवाली में एक बार घर में नए कपड़े नहीं आएंगे छोटी तो जमीन लेनी ही लेनी ओ वी रेज अप विद दैट कल्चर, कल्चर दैट एटीट्यूड, वाह। एंड बोलते कि आज हम तीनों भी भाई वो डिसिप्लिन फॉलो करते सो करंटली द प्राइम एरियाज ऑफ पुणे 2-3 एरिया जहाँ पे उन्हीं के ही 7-12 पे नाम आते हैं दिस इज नॉट ओवरनाइट दिस इज अ डिसिप्लिन और रेशमा जी, ये लैंड का सबसे बड़ा एडवांटेज देता हो। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, जिसके पास लैंड है वो राजा है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे फादर ने, ग्रैंडफादर ने मेहनत की, कुछ वेल्थ बनाए, कुछ हमने लैंड प्रॉपर्टीज दी। आज मैं रिटेल चेन स्टोर्स रन कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द रिटेल चेन स्टोर्स दैट वी रन आर ओल्ड बाय मी और माय पार्टनर। अब समझो मेरा कॉम्पिटिटर है बॉम्बे में, वो रेंट 1 लाख रुपया भर रहा है। मेरे को रेंट नहीं चाहिए, मेरा खुद का जगह है, मैं बाद में कमा लूंगा। मैंने 1 लाख का क्या किया, एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट ऑन माई गुड्स। बेचारा कम्पीट कैसे करेगा? ठीक है, डिस्काउंट नहीं लगा ना, 1 लाख एक्स्ट्रा मार्केटिंग में घुसा दिया, तो ज़्यादा अवेयरनेस हो गया। 1 लाख का और सॉफ्टवेयर ले लिया, 1 लाख का और टीम मेंबर्स हायर कर लिए। मेरे सामने बेचारा रेंट वाला कम्पीट करेगा कैसे? यानी जिसके पास लैंड है खुद का, आज नहीं तो कल वो राजा है, वो राजा है, वो राजा है। तो लैंड के आपने जो 4 पार्ट्स बोले थे, हर एक को डिकोड करते हैं, ओके? रेसिडेंशियल के बारे में अंडरस्टैंड करते। यूजुअली लोग रेसिडेंशियल के बारे में बोलते हैं कि रेसिडेंशियल इज़ नॉट अ वेरी, वेरी स्मार्ट चॉइस फॉर इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि उसमें आपको रिटर्न नहीं मिलता, अनलेस आपने कोई अपकमिंग एरिया में लिया और प्राइस बढ़ गया। तो ये अमिताभ बच्चन साहब, शाहरुख खान साहब, ये सब अपने इन्वेस्टमेंट्स क्यों डुप्ले में, फ्लैट्स में कर रहे हैं? वो बाय करते हैं, सेल करते हैं, न्यूज़ में आता है कि इतना स्टैम्प ड्यूटी भरा। ये फ़िल्म स्टार्स उसमें क्यों बाय करते हैं? अगर रेसिडेंशियल अच्छा नहीं है इन्वेस्टमेंट तो? इन्वेस्टमेंट तो सर इट टोटली डिपेंड्स ऑन आप कहाँ पे कर रहे हो और जैसे आपने कहा ना कि ये 100 रुपए का 200 होगा 200 का 2 लाख होगा वो तो बढ़ता ही रहेगा सो इन रियल एस्टेट व्हाट मैटर्स इज लोकेशन एंटायर बॉल गेम इज दैट आपका यहाँ पे आज फ्लैट है या आपका मेन रोड पे फ्लैट है ये बेसिस पे आपका बहुत सेकंड बहुत बार क्या होता है ना ये सारी चीजें सामने आती है बहुत बार बैक एंड में ना किसी की लैंड इन्वेस्टमेंट उतनी डिस्क्लोज नहीं होती है यू हैव हर्ड ऑफ सेलिब्रिटी फार्म हाउसेस लाइक सुनील शेट्टी का फार्म हाउस का केस भी बहुत बड़ा था एक सेट तब लिया था उन्होंने तब कर्ज कुछ नहीं था और आज क्या है आज का वैल्यूएशन क्या ये चीजें बोली जाती है तो लैंड बैकएंड में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होता है बट उतना पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं होता है जितना हाँ चलो बैंड्रा में सामने सी कैसे ले लिया वो विविड है बट लैंड बैंक कहीं पे तो रहता है। अंदर ले लिया उसका डिस्क्लोजर उतना नहीं होता है या फिर देर आर लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज वो एक्चुअल डू फार्मिंग या ये सारी चीजें भी करते हैं हम फार्मिंग पे आते हैं, बट रेसिडेंशियल पे हम बात करते हैं। डज रेसिडेंशियल एज अ सेकंड, थर्ड होम और रेसिडेंशियल एज एन इन्वेस्टमेंट, कि मेरा खुद का घर तो है और एक फ्लैट ले लेता हूँ, भाड़े पे चढ़ा देता हूँ। डज दैट मेक सेंस? सर देखा जाए तो हमारा सेकंड दूसरा घर लेने का उद्देश्य क्या होता है? रेंटल इनकम, बिल्कुल राइट। अब आप अगर देखेंगे चाहे पुणे हो चाहे बॉम्बे हो या ऑल ओवर स्टोरी ऑफ द इंडिया, तो रेंटल इनकम जो मिलता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5%, 2%, 2.5% साल का। साल का। ओके, तो अगर कोई बिजनेसमैन है और कोई बिजनेस एंगल से देखता है तो हाउ इट इज मतलब सस्टेनेबल? ब्याज ही नहीं छूट रहा है। ऐसे नहीं छूट रहा आपको कुछ में। आपने क्या तो 1 करोड़ रुपए का घर लिया एग्जाम्पल के तौर पे और आपको 15-20 हजार रुपए का तो आपको बिल्कुल रेंट रेट मिल रहा है, तो इट इज नॉट एट ऑल सुटेबल। अनलेस आपका कहना ये है कि अगर लोकेशन आपको लगता है कि ये लोकेशन बहुत बूम होगा और रेंट तो भले स्टेबल रहे बट प्राइस बढ़ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मीरा रोड आज 2025 है तो हम 8,000 साढ़े 8,000 स्क्वायर फीट रेरा कारपेट इजीली मिलता है। यही कोविड के टाइम पे 4-5 हजार था, तो इतना अप्रिसिएशन 60-70% मिला। रेंटर्स उतना उधर के उधर ही है। राइट। अब देखो रेंटल्स उतने के उतने ही है मोटा मोटी, बट आपको प्राइस अप्रिसिएशन। और रेशमा जी ने एक बहुत सुंदर चीज कहा दोस्तों, रियल एस्टेट में बसेसर बोल रहे हैं 3L। कोई भी आप रियल एस्टेट ले रहे हो, 3L याद रखना, लोकेशन, लीगैलिटी और लेगेसी। लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है
कि राइट जगह पे आप ले रहे हो, क्या वो अपकमिंग है, कमर्शियल है तो क्या लोग आएंगे, सेकेंड नाम है तो क्या वो अप्रिशिएट होगा। थर्ड लीगलिटी, भाई पेपर वर्क चेक करो। कितना भी अच्छा डेवलपर हो, पेपर वर्क में अटका तो भाई 30-30 साल प्रोजेक्ट डिले होते हैं। मुंबई एयरपोर्ट 30 साल डिले हुआ। अब मालूम है जो नए मुंबई एयरपोर्ट था 20-30 ईयर्स इन द मेकिंग, लीगलिटी। एंड थर्ड लेगेसी, जो इसे बना रहा है या जो लैंड है उसका रेप्यूटेशन, उसका एथिक्स, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, वो बहुत जरूरी है। तो ये याद रखना। तो रेसिडेंशियल मुझे लगता है कि अनलेस वो लोकेशन पे आप बेट कर रहे हो तो आप लेना चाहिए, नहीं तो एज एन इन्वेस्टमेंट मेक्स नो सेंस। कमर्शियल पे आते हैं हम लोग, यूजुअली गुजराती है, मारवाड़ी, जैन्स, वी बिलीव इन कमर्शियल रेंटल। भाड़े का इनकम चाहिए भाई, ब्याज का इनकम, भाड़े की इनकम, मजाक की नहीं, ये हमारा डायलॉग रहता है। तो कमर्शियल में यूजुअली रेंटल यील्ड से 3 to 12% छूटता है जी। बहुत रेयर लोकेशन है जैसे भिवंडी है या बहुत अपकमिंग लोकेशन है तो 10 to 12% भी रेंटल यील्ड छूटता है। एक्सपेक्टेड 4 to 5%, 3 to 5% छूटता है। एवरेज 8% तक। 8% भी छूटता है। तो कमर्शियल आई थिंक मेक सेंस फॉर सेकेंड इनकम और फॉर पैसिव इनकम, कि भाई आपने एक छोटा सा दुकान ले लिया, दुकान स्टेशन के बाजू में है, भाव कभी गिरेगा नहीं, भाव बढ़ते जाएगा और आप एक इनकम चालू हो गया। 1 करोड़ का जगह ले लिया, 60-70 हज़ार मंथली आ गया और वो जगह 1 करोड़ का 3 करोड़ हो जाएगा फ्यूचर में। तो ये कमर्शियल का लॉजिक है। अब आते हैं एक सेगमेंट में जो आप लोग एक्सपर्ट्स हो। एक है सेकंड होम और प्लॉट, और उस पे खास करके एग्री हाउसेस और फार्म हाउसेस के बारे में बात करूंगा। आप 10 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स, 10 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स फार्म हाउसेस से बचा सकते हो। कैसे? पॉडकास्ट पूरा देखना, ये आपको सीक्रेट हम अनलॉक करेंगे। और आते हैं प्लॉट्स के ऊपर। तो पहले हम प्लॉट्स के बारे में बात करते हैं। ऑलरेडी प्लॉट्स में रेशमा बेन ने बोल दिया कि लैंड इज सेक्सी, लैंड वी लव, लैंड लैंड लेना चाहिए। तो लैंड लेते वक्त लॉजिक क्या होना चाहिए, कितना लैंड लेना चाहिए और वो प्रोसेस, उसमें लीगैलिटी, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स है, वो थोड़ा आप डिटेल में बताइए। तो फर्स्ट रेशमा बेन, देन डॉक्टर नरेश। हाँ जी। लैंड जैसे आपने कहा सर कि फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इज लोकेशन, सो वी ऑलवेज डिवाइड इट इनटू आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज दैट जैसे नवनीश अभी बता रहे थे कि आपको सेकंड होम टाइप लेना है, खुद के यूज करने के लिए लेना है, तो वो बहुत पर्सनलाइज प्रायोरिटी है। आपकी फैमिली को कौन सा एरिया पसंद आता है, आप कहाँ पे पहुंचने के लिए वहां पे कितना टाइम लगता है, वो लोकेशन अगर आपकी स्पेसिफिक है कि सेकंड होम है तो फिर आपको व्यूज कैसे कैसे चाहिए, पानी चाहिए, वाटर चाहिए, माउंटेन चाहिए, ये सारी चीजें आ गई। सेकंड, अगर प्योर इन्वेस्टमेंट की बात आप कर रहे हो कि नहीं मुझे यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, बस लेके डालना है पैसा, सो देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर हैपनिंग, सो यू हैव टू स्टडी द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कहाँ पे कौन से आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पुणे के लिए लेते हैं, पुणे में पीएमआरडीए, लाइक यहाँ पे एमएमआरडीए है, उसी तरह से पीएमआरडीए के एक्सपेंशन प्लान्स क्या क्या है, मेट्रो के एक्सपेंशन प्लान्स क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड द रीजनल प्लान्स ऑफ द सिटी, कहाँ पे क्या क्या होने वाले हैं, रोड डेवलपमेंट कौन से होने वाले हैं, एमएसआरडीसी महाराष्ट्र स्टेट रिंग रोड कहाँ पे जा रहा है, उधर पुणे में पीएमआरडीए के रिंग रोड एक्सपेंशन प्लान्स क्या है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में जितनी भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, अगर इन एंड अराउंड, जैसे आपने कहा कि एयरपोर्ट ठीक है 30 साल में नहीं हुआ, बट जिन्होंने उस टाइम पे लैंड लेके रखी है कि आप वही गए, so what are the different infrastructure points, रोड, एयरपोर्ट, कनेक्टिविटी वाइज कहाँ पे क्या होने वाला है, ये गवर्नमेंट की प्लान स्टडी करती है। अगर आप 3 पॉइंट्स वहां पे आ रहे हैं इन एंड अराउंड, ऐसी जगह पे पैसा लगाते हो, राइट लीगैलिटी के साथ में आपके नाम पे जहाँ पे टाइटल ट्रांसफर हो, वहां पे अप्रिसिएशन को होता ही होता है। एंड एनीवेज आपने जैसे कहा ना कि सिटी हर साल 10 किलोमीटर बाहर एक्सपांड होती ही है। सो 10 साल पहले जो एरिया लाइक पुणे के लिए हम बोलते थे उमरी, खराड़ी बहुत बाहर था, आज की तारीख में वो प्राइम एरिया, सिमिलरली इट्स विद बॉम्बे। सो कहीं ना कहीं पे तो वो इन्वेस्टमेंट रेंज आएगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। प्योरली इन्वेस्टमेंट है तो इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से प्रोजेक्ट है वो स्टडी करो। एंड सेकंड होम के लिए अगर आप देख रहे हो खुद का फार्म हाउस हो, छोटा सा घर बना है, उस तरह से रहे, तो उसके इसमें तो वो मोर ऑफ आपकी पर्सनल फैमिली चॉइस है। घर से निकलो तो 1-1.5 घंटे में वहां को पहुंचो, इस तरह का आसान लोकेशन लेना उसमें जरूरी होता है। सो दिस आर द पॉइंटर्स। ठीक। आपका कुछ इंसाइट्स डॉक्टर? जी सर, रियल एस्टेट में जैसे माना जाता है, मतलब उसमें यू मेक द प्रॉफिट नॉट इवन सेल बट व्हेन यू बाय। बाय राइट। यस, तो बाय राइट्स मतलब आपको लैंड का तो ठीक ठाक का तो उस प्राइसेस के जो एरिया का प्राइसेस है उससे या उससे नीचे प्राइस में लेना चाहिए सर। वो कब मिलेगा? सबसे पहला पॉइंट वो मिलेगा कि या तो जो राइट डेवलपर है उनसे आप लेके हो, उस एरिया का अगर तो स्टडी हुआ है सही ढंग से, तभी क्या तो आपको मिल सकता है। दूसरी बात होती है कि वहाँ पे नेटवर्क तो है, अभी रोड भी है, बाकी भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन कमिंग ईयर्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की संभावना है। अगर ऑलरेडी क्या तो बहुत डेवलप हुआ तो उसकी प्राइस हो चुकी है।
तो ऐसे एरिया में लेना चाहिए कि सिटी से 30 किलोमीटर है, 40 किलोमीटर, ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर। घर से पहले घर से हमारा जो सेकंड हो है, फार्म हाउस है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या सवा घंटे में पहुँचते आना चाहिए। यानी अपकमिंग स्टार्स याद आ जाएगा कैसे? जो अपकमिंग स्टार्स है सो दैट एक 10 साल के अंदर या 15 साल के अंदर उसमें का तो लॉट ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा। अभी आपने एक बहुत बोला क्या बोला सर 10 साल 15 साल जी। व्हाट इज द एवरेज पेशेंस या होल्डिंग पीरियड फॉर लैंड और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर 6 मंथ्स आपने सेफ्टी फंड रखा है जी। तो लैंड में लगा के भूल जाओ क्योंकि अगर आप लैंड पर लगा के हर 2 महीने चेक करोगे आप दुखी होने वाले हो हम Land- तो 5 साल बोलते हैं, 5 साल के लिए Bare minimum. पॉइंट रखा तो गया है मिनिमम। ये मिनिमम है कि 5 इयर्स का लॉकिंग आप समझ के चलना तो ही वैल्यू अनलीश होगा जैसे डॉक्टर नरेश ने कहा अगर वो ऑलरेडी सुपरस्टार है तो अगर आप शाहरुख खान को साइन करने वाले हो तो आपको 10 करोड़ रुपए देना ही पड़ेगा मूवी चले या नहीं चले चलेगा तो ठीक है नहीं चला बट अगर कोई अपकमिंग स्टार है जिसको आप 50 लाख रुपए देते हो और मूवी हिट हो गई तो वो मेगा प्रॉफिट हो जाता है जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी वो अपकमिंग स्टार थे एक टाइम पे जब उन्होंने मूवी बनाई और क्लिक हो गया तो मूवी ने बहुत अमेजिंग रिटर्न्स दिए पंकज त्रिपाठी साहब तो आप ऐसे हिडन जेम्स को ढूंढिए लैंड में तो आपके इन हिसाब से एज ए टिप ऐसे कौन से एरिया से मुंबई पुणे में जहाँ पे आप एक्सपर्ट्स हो जी। कि वहां पे लैंड सोच समझ के लेना चाहिए अगर लीगलिटी क्लियर है तो आप लैंड ले लो 10 साल में आप पैसे बनाओगे उतना जी, जी। तो कौन सा सजेशन आप दोगे सर लैंड जी, एक पॉइंट में हाँ। भूल गया था जो आपको बताना चाहता हूँ प्लीज कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रिचेस्ट लोग कौन होते हैं? पॉलिटिकल पीपल, सेकंड ब्यूरोक्रेटिक पीपल और थर्ड बिजनेसमैन। हाँ आप अगर देखेंगे सर तो सिटी से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर में एग्रीकल्चर लैंड में पार्क कर देते हैं 10 साल के लिए, 15 साल के लिए एंड दे वेट फॉर अप्रिसिएशन। खास करके हमारे जैसे जो सेकंड लोग जो होते हैं जो मिडल अपर डूफ मिडल जो रिच मतलब रिच कैटेगरी और अपर मिडिल क्लास होती है उनके पास में ठीक ठाक का तो होता है उनकी पहला घर हुआ होता है बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं गाड़ी ठीक ठाक का तो है तो ऐसे लोगों के लिए क्या तो सरप्लस फंड जो होता है एंड देन दे हैव द एस्पिरेशन टू बाय द फार्म हाउस और फिर वो लाइफ स्टाइल के लिए हिसाब से भी होता फिर लाइक जो हम फार्म हाउस बोलते हुए कि लग्जरीनेस पे भी आता है और स्टेटस पॉइंट भी आता है जैसे बड़ी गाड़ी होती है मतलब है ना इंडिया में हम गाड़ी इज इक्वल टू स्टेटस सिमिलरली फार्म हाउस या सेकंड हो ऐसा हो जहाँ पे ठीक ठाक का तो नेचर के सानिध्य में हो डैम व्यू हो हिल व्यू हो तो वो एक स्टेटस पॉइंट बन जाएगा किसी का भाई किसी का जान सलमान खान उसका पनवेल फार्म हाउस सब सबको पता है स्टेटस है ना ब्रांड वैल्यू है वो क्या बोलता है स्क्रिप्ट सुनाना है फार्म हाउस पे आओ पार्टी करना है फार्म हाउस पे आओ ओके तो आई थिंक फार्म हाउस इज अ स्टेटस सिंबल और फार्म हाउस में बहुत स्ट्रेट्स है फार्म हाउस को भी जो स्टार्ट करते हैं लेकिन पहले मेरा क्वेश्चन लैंड अगर लेना है ऑडियंस को जी तो वो इसी तरह से प्लीज इसी में आ रहा हूँ। प्लीज तो मैं ये बोलता हूँ सर उसमें कि ये लोग जो है मतलब पॉलिटिकल पीपल है या ब्यूरोक्रेट है या बिजनेसमैन है और बिजनेसमैन खास करके क्या तो जो बिल्डर्स होते हैं मतलब इनको तीनों को जो सिटी का जो आवाखाड़ा होता है जो ड्राफ्ट प्लान होता है वो स्टडी होता है सर और वो स्टडी करना बहुत जरूरी होता है मतलब जैसे स्टॉक मार्केट है यू नीड स्टडी ऐसा नहीं कि हम मतलब सवेरे उठ के और फिर उस पर लगा दिया और उसके बाद में वो बढ़ेगा नीचे जाता है सिमिलरली इन रियल एस्टेट ऑल्सो कि डीपी प्लान जो स्टडी करना बहुत जरूरी होता है और उस डीपी प्लान में बहुत इंपॉर्टेंट ये होता है कि आने वाले दिनों में कहाँ पे रिंग रोड जा रहा है कहाँ पे कोई बड़े रोड जा रहे हैं कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है क्योंकि जब ग्रोथ अप्रिसिएशन होता है या कैपिटल अप्रिसिएशन होता है डिपेंड्स ऑन द मेनली इंफ्रा एंड अपकमिंग रोड्स आज आपका स्मॉल रोड है आपका हो सकता है कि 6 मीटर का रोड है लेकिन यही 6 मीटर का रोड का तो डीपी प्लान में आपको 24 को दिखा रहे हैं जगह पे 6 मीटर का ही है या छोटा भी है उसमें से लेकिन आने वाले दिन में वो बढ़ना ही है तो दैट इज द पॉइंट वी शुड मेक जहाँ पे रोड ने कभी नहीं डालना बस लेकिन जगह पे भी रोड है छोटा रोड है तो आप पे पैसा कहता आने वाले दिन में वो रोड बढ़ने ही वाले एक्सपांशन होगा तो ये भी होता है जैसे शर्मा के बोलते हैं कि बड़े प्लेयर कहाँ पे जा रहे देखो जरा वैसे भी इसमें रियल एस्टेट में होता है कि बड़े लोग जो है मतलब वो कहाँ पे लैंड ले रहे हैं बड़े प्रोजेक्ट्स कहाँ पे आ रहे बड़े टाउनशिप्स कहाँ पे आ रहे उसके हिसाब से कहते हैं तो गिवन द पॉइंट ऐसे अगर देखते पुणे में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अगर देखते सर तो वेस्ट इज अ वेरी 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 करे ग्रोथ अप्रिशिएटिंग एंड कैपिटल अप्रिशिएशन दिया है वो पुणे का खास करके हिंजेवाड़ी के हिंजेवाड़ी के हिसाब से मुल्शी एरिया आता है मतलब अब मुल्शी क्यों क्योंकि ये जो एरिया है मतलब हिंजेवाड़ी का सब बिग मतलब इंडिया में भी सबसे बड़ा का तो अमाउंट द आईटी पार्क बड़ा से बड़ा आईटी पार्क का तो वो एरिया में काफी ग्रोथ हो गई और पिछले 10 साल से भी बहुत का ग्रोथ अप्रिशिएशन बाकी तो इसीलिए क्या तो वेस्टर्न जोन इज अ वेरी गुड जिसमें क्या तो काफी बड़ा है और
इसी के सामने का तो जो है कि इस साइड में भी है, जैसे उर्ली कांचन है। तो उर्ली कांचन इज द ओनली, पुणे में 18 ग्रोथ सेंटर प्लान किए थे पीएमआरडी ने, तो उसमें से उर्ली कांचन इज वन ऑफ दी, जिसमें वहाँ पे उसी साइड में रेलवे भी है, NH9 हाईवे भी है, रिंग रोड है, पुणे का एमएसआरटीसी का रिंग रोड भी आ रहा है, और अपकमिंग प्रपोज कर तो एयरपोर्ट भी आने वाला है उधर, पुरंदर एयरपोर्ट। तो जहाँ पे रेल भी हो, रोड भी हो और एयरपोर्ट भी हो, तो वहाँ पे तो आने वाले समय वर्ल्ड में है अनकमिंग स्टार है वो आपका शुभमन गिल है। इन द एज ऑफ विराट कोहली इज फाइंड योर शुभमन गिल्स, मैं हमेशा बोलता हूँ, तो वो आपका फ्यूचर स्टार है। जी। ओके, अब फार्म हाउस की तरफ ही जाते हैं। फार्म हाउस रेशमा जी, आपने तो बोला स्टेटस सिंबल है, बट फार्म हाउस में आपको मालूम है कि टैक्स बचता है, और टैक्स किसे बचता है, मैं एक इंसाइट दे देता हूँ दोस्तों। फार्म हाउस में अगर आपने छोटा गार्डन है और आपने वहाँ पे फल सब्जी बनाए और बेचा, वो बेचने पे आपको टैक्स नहीं लगता क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम है। और बहुत सारे HNIs, कुछ लीगली, कुछ स्मार्टली, कुछ एथिकली, कुछ थोड़ा टेढ़ा तरीके से, उसमें डिटेल में नहीं जाते, लेकिन बहुत सारे लोग फिर दिखाते कि हमारा ये फार्म हाउस से एग्रीकल्चर इनकम हो रहा है, हम प्लांट्स उगा रहे हैं, हम वेजिटेबल्स उगा रहे हैं और उसको हम कैश पे बेच रहे हैं, और ये कैश 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ हमने इससे कमाया है, और वो सीधा का सीधा 100% टैक्स फ्री व्हाइट इनकम हो जाता है। सही गलत उसमें जाते नहीं है, पर लॉ अलाउ कर रहा है, आपने स्मार्टली यूज किया तो ये एक टैक्स सेविंग टूल हो जाता है। आप देखो तो शाहरुख खान की बेटी सुहाना ने लास्ट ईयर अपने इनकम टैक्स में एलिजिबली करोड़ों ऑफ इनकम एग्रीकल्चर इनकम दिखाया, और हम सबको पता है कि उनके पास लैंड रहेगा, कोई आउटसोर्स हेल्पर रहेगा, लेबर रहेगा, तो ये है अमिताभ बच्चन के पास एग्रीकल्चर इनकम है। तो आई थिंक एग्रीकल्चर इनकम इज अ गुड वे, एंड प्लस लोगों को रिलैक्स करना है कि हाँ फार्म हाउस है, वहाँ पे पार्टी करें, आजकल बहुत कल्चर है, लॉन्ग वीकेंड आ गया, भाग जाओ फार्म हाउस पे, आओ चिल करो, नदी है, अच्छा म्यूजिक है, ग्रीनरी है, पार्टी करते हैं। तो मुझे आप ये बताइए कि फार्म हाउस का कल्चर का ट्रेंड कैसा रहेगा, और फार्म हाउस लेते वक्त क्या-क्या चेक करना चाहिए और कितना जगह चाहिए? वो कुछ आप इनसाइट्स टेक्निकली थोड़ा दीजिए। फर्स्ट रेशमा में देन नरिश भाई। सर आपने जो कहा ना ये ट्रेंड पोस्ट कोविड 2020 ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो गया। हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा उस टाइम पे सब लोग कॉन्टैक्ट, बहुत सारे लोगों ने जिनके फार्म हाउसेस थे ना उन्होंने वो फेस एंजॉय किया, बीइंग टुगेदर विद द फैमिली आइसोलेटेड फ्रॉम द सिटी। तो तभी से सबको लगने लगा हाँ चलो हमें फार्म हाउस चाहिए। पहले आपने अगर देखा होगा ना तो ओनली इंडस्ट्रियलिस्ट या हाई एचना या ओनली सेलिब्रिटी फार्म हाउसेस होते थे, बट आजकल लोग सोचते हैं नहीं मेरा भी छोटा से छोटा कितना प्लॉट ले सकते हैं, उस पे मेरा छोटा सा फार्म हाउस बनेगा। सो एवरीबडी इज थिंकिंग टू ओन दैट। और कल्चर जो आप बोल रहे हैं ना, अगर आप सोचते हैं कि पहले कोई सोचता था ना चलो हमें बच्ची का बर्थडे आ रहा है सेलिब्रेट करना है तो होटल बुक कर लिया, रात में पार्टी कर ली, उतना होता था। अभी क्या होता है, हम ऑनलाइन जाके एयरबीएनबी, bookings.com, गोआईबी, वो हमारे सर्चेस चेंज हो गए क्योंकि वी फील दैट अरे वो ना मेरा प्राइवेट पार्टी प्लेस बनेगा। So that's where if you see there are more than 10 different operators in the market who are currently searching continuously for good farmhouses. There are 10 operators in India today. Yes. Can you name few please? ऑलरेडी जो ये प्लेयर्स है एयरबीएनबी है, अगर आप बैकएंड में जाएंगे तो ऑल द जो ट्रैवल पोर्टल्स है लाइक बुक माई शो, मेक माई ट्रिप है, वो ये आपको दिखने के लिए डू यू थिंक दैट दोज आर ओनली ट्रैवल पोर्टल्स? नो, हो उनके साथ में एक्चुअली ये आता है होम स्टे इज देयर 80% ऑफ द बिजनेस नाउ। 80%? Yes. Wow. सो इवन 2020 का रिसर्च इनका जो था मेक माई ड्रिप का था, 80% दे आर ओनली फोकसिंग ऑन होम स्टे। यानी लेट मी अंडरस्टैंड दिस, ये तो ट्रिपल बेनिफिट हो गया। मेरा एक स्टेटस सिंबल बन गया फार्म हाउस का, जब मैं जाता हूँ तो पार्टी प्लेस हो गया, नेचर से रिलैक्स हो गया, जब मैं नहीं जाता तो मैं भी उसको एयरबीएनबी पे डाल दूँ, मैं भी उससे रेंट कमा लूँ, तो खुद का प्राइवेट जगह भी हो गया, मेंटेनेंस भी निकल गया क्योंकि मैंने एयरबीएनबी पे डाल दिया, और लैंड भी खरीदा राइट जगह पे, तो लैंड का भी अप्रिसिएशन वैल्यू है, और अगर आपने वो टैक्स वाला गेम भी खेल किया तो वो चौथा फायदा है। तो आई थिंक इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस कि जब आपके पास सरप्लस कैश फ्लो है, आपने लिक्विडिटी कंसर्न्स ले लिया, इंश्योरेंस ले लिया, ठीक-ठाक गोल्ड इंश्योरेंस में ठीक-ठाक पैसे डाल दिए स्टॉक मार्केट में, अब सरप्लस कैश फ्लो आ रहा है, तो अ लैंड और अ फार्म हाउस और अ सेकंड होम ऑफ दिस टाइप मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, स्टेटस बढ़ता है, रेंटल इनकम आता है, प्राइस अप्रिसिएशन आता है, टैक्स सेविंग होता है। इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एंड बड़ा लैंड है आपके पास। जनरली क्या होता है, आप एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हो तो बड़ा मिनिमम आपने जो पूछा मिनिमम कितना लेना चाहिए, देयर आर डिफरेंट रूल्स एज पर एरिया कौन सा है, विलेज कौन सा है, उस हिसाब से। बट जनरली पुणे मुंबई एरिया के आसपास अगर आपको लीगली लेना है तो 11,000 स्क्वायर फीट तो मिनिमम लैंड।
कुछ-कुछ एरिया में होता है 20,000 के आस-पास जाता है, 1 एकड़ पे जाता है, बट ये गोकुल तहसील के हिसाब से होता है। तो पुणे में 11,000 स्क्वायर फीट का मिनिमम टिकट साइज अंदाज स्टार्टिंग क्या रहेगा? कोई आइडिया आ गया कि कितने से ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होते हैं? आप अभी कौन से एरिया में ले रहे हो उस हिसाब से, मतलब अगर आपको सच में अच्छा व्यू लैंड प्रॉपर्टीज़ वगैरह करनी है तो 40-50 लाख के रेंज में आपके पास इन्वेस्ट। इट्स नॉट टू ह्यूज। आज डंक का गाड़ी भी 50 लाख के नीचे आता ही नहीं है। इनोवा ऑन रोड 35-40 लाख प्लस गाड़ी हो गया। तो अगर 50 लाख में मेरा स्टेटस अप होता है, टैक्स सेविंग पॉसिबिलिटी है, मेरा वेकेशन प्राइवेट जगह हो गया, मैं एयरबीएनबी से रेंटल भी कमा सकता हूँ। और रेंटल कितना मिलता है इसका पर डे? अंदाज से अगर एक 11,000 स्क्वायर फीट का 50 लाख का मैं लेता हूँ और वहाँ पे 2 आदमी रख दिया फुल टाइम, क्योंकि मेरे को एयरबीएनबी से पैसा आएगा तो मेंटेन भी जगह हो जाएगा। ये तो लोग क्या करते हैं, लैंड ले लेते हैं, मेंटेन नहीं करते। और तो एयरबीएनबी पर दिन का अंदाज से कितना, अगर ये 50 लाख का लेता हूँ, अभी अगर आप कैलकुलेशंस करें, सपोज नॉर्मल जहाँ पे व्यू भी नहीं है इस तरह का भी एक हाथ सिंह पर नहीं, उसने स्टूडियो अपार्टमेंट भी बना दिया है और हम काउंट करते हैं कि पुणे मुंबई के बीच का कोई एरिया है तो अराउंड 4,000-5,000 रुपया पर नाइट मिनिमम आ जाता है। ओके। एंड अगर हम वर्स्ट के सिनारियो पकड़ते हैं, ओनली वीकेंड्स आपके रेंट आउट हो रहे हैं, यानी आपका ऑक्यूपेंसी ओनली 30% है पूरे साल में, तो भी आपका सम लैंड प्लस कंस्ट्रक्शन का खर्चा जाके आपका वर्स्ट के सिनारियो 4% तो बनना चाहिए। अच्छा, 4% आ जाता है। एंड दूसरी बात है ना, ये जो है ना बॉल गेम है रिव्यूज का। ये आपकी प्रॉपर्टी आप गए, आपने फोटो निकाल दिया, डाल दिया, टैग किया, सो नेक्स्ट ऑर्डर इज ऑलरेडी रेडी। तो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी है जहाँ पे स्टार्ट किया 3 महीने पहले वेल भी थॉट कि हाँ 30% पे आ जाएगी ऑक्यूपेंसी पे, करंटली इवन दीस डेज अप 70% ऑक्यूपेंसी। ऐसा तो वो भी हो जाता है, टोटली डिपेंड्स हाउ व्हाट इज एक्सपीरियंस। सो जो आपने कहा ना, इट्स नॉट अबाउट पहले जो होता था ना 4 बीएचके 5 बीएचके कितना बड़ा है, इट्स अबाउट व्हाट इज द एक्सपीरियंस पीपल आर गेटिंग देयर। सो इवन अ सिंगल डोम शेप स्ट्रक्चर आपने सामने बस जकूजी रख दिया, इट्स मोर ओपन स्पेस, मोर प्ले स्पेस, बट यू क्रिएटेड मोर स्पेसेस वेयर पीपल कैन क्रिएट मेमोरी। दोस फार्म हाउसेस पेज मोर हैं। और पेबैक 2 साल ही है अगर आप मैथमेटिक्स कर लो। आजकल हम भी घूमने जाते हैं, अगर थोड़ा पॉश एरिया है, आपने एमिनिटीज़ डाली, समझो 50 लाख का लैंड लिया और मैंने और 50 लाख का इंटीरियर्स, कंस्ट्रक्शन, एमिनिटीज़ डाला। मुझे भी शौक से रहना है, आदमी भी रखा, तो 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। और ऐसे लोग के लिए वीकेंड्स पे अगर 3-4 रूम्स है तो आराम से 8 के 10 के आपको मिलता है। अज्यूमिंग इवन 40% ऑक्यूपेंसी, यानी 12 दिन मिलता है खाली महीने का, 1,20,000 तो आपने स्टार्ट करना चालू कर दिया। तो ऑन अ ईयर यू आर अर्निंग 15 लैक्स, तो आपका तो 5-6 साल में तो पूरा पीएफ फ्री हो गया। आपका फ्री एकदम हो गया, और अगर आप ठीक-ठाक किया तो 3 साल में भी फ्री हो जाएगा। ये बुरा इन्वेस्टमेंट नहीं है, इट इज़ गिविंग 10-15% यील्ड्स प्लस बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो आई थिंक इट मेक्स सेंस। तो थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड आपकी कंपनी फॉर्म क्यों हुई? कब फॉर्म हुई? और आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो? आप क्या ये प्लॉट्स और फार्म हाउसेस दे रहे हो? कहाँ पे दे रहे हो? और आपका एडवांटेजेस क्या है? तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। व्हाई वाज़ दिस कंपनी फॉर्म्ड? नरेश भाई, ये कंपनी कब फॉर्म हुआ और क्यों फॉर्म हुआ? जी। अ, पहले सन 2008 में एक्सेलेंट शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड हुँ, हमने चालू की थी। जी। और मैं तब गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड भारती से मैं महाराष्ट्र हेड, तो रेशमा से मेरी मुलाकात हुई और फिर योगेश जी, ऐसे 4 लोगों ने मिलकर अपनी कंपनी चालू की, हुँ, एक्सेलेंट शेल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड। तो तब मेरे माइंड में ये आ रहा था सर कि मिडल लोग जो है, मतलब जितने भी है, लोगों को लैंड लेते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लीगलिटी का सबसे बड़ा डर होता है। ओके। उनको लगता है कि एस्पिरेशन है बाय करने का, लेकिन लगता है कि लैग के वो कुछ भी न्यूज़पेपर में लोग सुनते हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, और उसके बाद में कि तब रिस्ट्रिक्ट जन से होते हैं। हुँ, हमने जब चालू किया, हमारा क्लियर टाइटल का इसमें था कि बाबा लैंड लीगली क्लियर टाइटल पूरी चीज़। क्योंकि जितने भी अमीर लोग हुए मतलब दुनिया में, उनके पोर्टफोलियो में लैंड एक इम्पोर्टेंट उसका कंस्टिट्यूट था। ठीक है। तो इसलिए हमने जब चालू किया, तो मुख्यतः हमने अभी ऑलमोस्ट वी आर क्रॉसिंग 16 इयर्स इन द बिजनेस, जी। और तब से लेकर आज तक क्या, तो लीगली क्लियर टाइटल प्लॉट्स और लैंड, ये हमारा मुख्य आधार स्तंभ है। तब से लेके बाकी तो भाई ये मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जाना तो मत ही। अरे लोकेशन, लीगैलिटी, लेगेसी, ये तो यही कर रहे हो तो आप जेल में बेल होने के चांसेस बहुत कम हो गए इससे। अभी एक इसमें पूछते सर, आई नो बोथ ऑफ यॉल, ये हमारे मेंटीज रहे जर्नी में, इनके बारे में भी बात करेंगे। करंट आपके पास क्या ऑफरिंग्स है अगर किसी को इंटरेस्ट है? क्योंकि ये गेम ट्रस्ट का है, लोग यूजुअली ट्रस्ट नहीं करते जी। और हमारे जो ऑडियंस है उनको मालूम है कि जिनका विजन वाइब मैच होता है, बस सिर्फ उनको ही यूजुअली लाते हैं या प्रमोट करते हैं। तो आपके पास करंट लोकेशन कहाँ पे है?
उसका लीगल स्टेटस क्या है, लोकेशन स्टेटस क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या है? 2-3 सारी इनसाइट्स दीजिए कि लोगों को एक रिसर्च कर पाएँ और आपसे कनेक्ट कर पाएँ। जैसे हमारे जो मेजर फोटे आते हैं दिस इज बिटवीन पुणे एंड मुंबई। जी, सो अगर किसी को ओनली नॉन एग्रीकल्चर प्लॉट एज अ प्योर इन्वेस्टमेंट करके लेना है, सिर्फ लैंड लेके भूल जाना है। हाँ, हाँ। तो उस केस में वी हैव लैंड बैंक्स इन पुणे ईस्ट एरिया एंड डोगली कांचन सासवत ये बेल्ट आता है वहाँ पे। प्लस नियर टू मुंबई की सी कजक मुरबाड स्टेट हाईवे करम वाला एरिया आता है वहाँ पे है। ये 2 लोकेलिटीज वी कंसीडर। एंड एग्रीकल्चर जिनको फार्म हाउस करना है, सेकंड होम बनाना है, उसमें हम ओनली लीगेबल फार्म हाउस गेटेड कम्युनिटीज बनाते हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट्स में आने के बाद कंस्ट्रक्शन छोटा-सा हो, बड़ा हो, जितना करना है बट करना मैंडेटरी होता है क्योंकि फिर वो गेटेड कम्युनिटी बनती है। बिल्कुल। तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे मुल्शी जो लोकेशन है मुल्शी लोनावला एरिया वहाँ पे वी हैव फार्म हाउस गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट। वहाँ पर ये रॉयल व्यू फार्म्स नाम से ऑलरेडी वो प्रोजेक्ट डिलीवर किए अभी थर्ड प्रोजेक्ट चल रहा है। सेम एरिया में वी हैव सर्टेन लैंड बैंक्स कमिंग। Yeah. So these are the current operations that we have. And what Dr. Narish was mentioning, it's been 16 years. We have developed any plot में more than 1 crore square feet of lands which we have developed. Agriculture में 50 acre के आसपास हमने अभी तक land development already 20 projects we delivered and it's more than now 1600 plus client across globe. और आप जो चीज़ कह रहे थे सर लीगैलिटी इज वन पार्ट बिकॉज 2015 में मैंने आकाशवाणी पे एक रेडियो शो स्टार्ट किया था से पारबक्षी गवार मराठी में था एंड दैट इज ओनली 5 मिनट का स्लॉट होता था बाद में उस पर कॉल आते थे तो मुझे ऐसा लगता था ना कि हर कॉल इतना ये होता था ना सर कहीं पे मुझे ऐसा लगता था ये लैंड की हॉरर स्टोरी है कोई ना कोई आपने कोसला बा घोसला मूवी देखा होगा मराठी में मुंशी पैटर्न मूवी है ये सारे मूवीज है ना डराते हैं लोगों को कि यानी ना लैंड ले लिया तो ऐसा ही है ये इसमें माफिया ही रहते हैं ये सारी चीजें जो है ना वहां से ना लोगों को पता है लैंड में पैसा डालना है आज उनके पास उतना डाउन पेमेंट है घर को देने के लिए भी ना तो वो लैंड भी ले सकते हैं बट वो पीयर फैक्टर मैडम मेरी ना वहां पे जमीन नहीं है, इतना फंस गया आई डील विथ वन कॉल जहाँ पे इन्फोसिस से 70 लोगों ने एक ही जगह पे जमीन खरीदी और 7-12 उनके नाम पे नहीं हुआ था। नहीं हुआ। सो ये छोटी चीजें हैं जो लोगों को अगर समझ में आती है ना या कोई समझा के देने वाला है ना तो पीपल वुड नॉट एक्चुअली टेक रॉन्ग डिसीजन सो वी आर एक्चुअली ऑन द मिशन टू एजुकेट 1 लाख पीपल ऑन लैंड एजुकेशन पार्ट ऑफ इट अवेयर हो जाओ बाकी चीजें तो सबको क्विकली टॉप 5 क्या चेकलिस्ट आप बोलोगे? कभी भी आप महाराष्ट्र में अगर लैंड ले रहे हो, तो क्या 5 चीज़ें आपको क्लियर मिलनी चाहिए, क्या चेक करना चाहिए? आप क्विकली ऑडियंस को भी एजुकेट कर दो। ओके हाँ। सपोज फिर 7/12 एक तो उसका मगर क्या होता है? 7/12 इज बेसिकली ए लैंड डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपको ऑनलाइन भी आजकल अवेलेबल होता है जहाँ पे आपको समझता है कितना एरिया है ओनर कौन है ये लैंड के ऊपर कोई बोझ आएगा दिस आर बेसिक थिंग्स सेकेंड थिंग आपको चेक करना है जोन कौन सा है जोन यानी एग्रीकल्चर जोन है रेसिडेंशियल जोन है ए फॉरेस्टेशन जोन है हिल टॉप जोन है जोन जो होता है उस हिसाब से लैंड का रेट डिफर होता है मेरी लैंड के बाजू में ये हिल टॉप वाली लैंड है तो उसका रेट डिवाइड बाई 2 भी जाता है तो बोलते हैं लोग कि अरे सेम एरिया में लैंड है फिर भी यहाँ पे रेट ज्यादा है यहाँ पे कम है भाई ये लैंड ले लेता हूँ कभी फंस जाते हैं जोड़ होता है आपका विलेज मैप वो गांव का जो नकाशा होता है ना उसमें समझ में आता है सच में आपके प्लॉट के अंदर से क्या जा रहा है बहुत बार लोगों को सामने से रास्ता दिखता है बट वो विलेज मैप में नहीं होता है बाद में समझ में आता है ये रोड ही एग्जिस्टेंस में नहीं था। ये बात होती है थर्ड इज अबाउट इफ यू आर गोइंग फॉर एनी प्लॉट तो उस केस में एनए ऑर्डर चेक करना जरूरी होता है किस तरह का एनए वो अब हम लोग एनए है समझ के एनआरआईज ये लेते हैं बाद में उनको समझता है ये रेसिडेंशियल ये गोडाउन ये मुझे बेच जाना है There are also some of the plots that happen. नॉन एग्रीकल्चर ऑर्डर भी अलग-अलग टेक्निक नॉन एग्रीकल्चर में भी मल्टीपल ऑर्डर्स होते हैं Okay. तो वो समझ के लेना बहुत जरूरी होता है एंड द लास्ट पॉइंट इफ इट्स गेटेड कम्युनिटी अगर आप चूज कर रहे हो तो देख लो कि उसमें सारी चीजें क्या आपको दे रहे हैं डेवलपर एंड से आपको क्या क्या चीजें मिल रही है दीज आर द क्रिटिकल थिंग्स टू सही, सुपर्ब। अब इसको थोड़ा और डीप पे कंटिन्यू करते हैं। व्हाई एक्सीलेंस? 3-4 कोई स्टोरीज़ बताइए कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया और कैसे वेल्थ अनलॉक किया या कैसे आपने गाइड किया? 3-4 केस स्टडीज़ बताइए। नरेश भाई आपसे स्टार्ट करते हैं। एक आप बताइए देन रेशमा में जी, यस। रिसेंटली मैं एक स्टोरी बताता 4 साल पहले की तो हमारा रॉयल व्यू करके बुक हाँ और एग्रीकल्चर का हमारा जो प्रोजेक्ट था इसमें कहाँ पे था तूने? ये नंदीविली करके विलेज कापुशी एरिया ओके मेरे पास में एक जान पहचान से ही मेरे किसी के थ्रू आए थे और उन्होंने लैंड देखा और उनको बड़ा अच्छा लगा। और उन्होंने लैंड लिया तक तो बड़ा जो रेट था ठीक था। ये जस्ट कोविड वाली बात है सर कोविड की वजह से। तब उन्होंने जो लिया था हमारे से तो जो लैंड लिया था वो लगभग 35 लाख रुपए एक प्लॉट लिया था 35 हाँ 30
और आज अगर देखते हैं मतलब 4 साल ही हुई, 4 साल के उसमें उस लैंड की अभी की प्राइस कहते हैं मोर देन डबल डबल। 4 साल में डबल। वाह! ये हुआ क्यों कि कोविड के बाद से क्या तो अप्रिसिएशन काफ़ी हुई, बहुत सारी एरिया में हुई। लेकिन इस एरिया का एक सबसे बड़ा पॉइंट की हुआ था कि जब हम चालू किया था तो रोड इतना अच्छा नहीं था। उसके ऊपर का जो तार था, डामर था, वो निकल गया था और बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये रोड ही क्या तो बेकार है। आप हमें नहीं पता था, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में पता कि इसके 8 करोड़ का बजट गिर चुका है और सैंक्शन है और अगले साल में रोड होने वाला है मुझे। लेकिन मैक्सिमम लोगों ने क्या तो वो प्लॉट इसलिए रिजेक्ट किया था कि इसमें क्या तो अभी क्या बनेगा? लेकिन 1 साल के बाद में जब का तो ऑलरेडी वो रोड बन चुका तो अप्रिसिएशन हो चुका है। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट का कहीं भी होता है मतलब कि रोड के तो कैसे अगर आज की घड़ी में क्या तो ऑलरेडी अप्रिशिएट अब कुछ दिन के बाद में क्या तो वो ये होगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे एक क्या तो सीएस थे और उन्होंने सर हमारे साइड पे बहुत अच्छा क्या तो जो 4 क्यूका यानी डोम शिफ्ट स्ट्रक्चर बनाए और आज उनका रेंटल जो है मतलब एक-एक डोम का उनको क्या तो जो है ना मिनिमम 18 टू 20,000 वीकेंड को मिलता है और 15,000 रुपए के आसपास के वीकडेज को अच्छा, पर डे? पर डे। ये पर डे 18-20 हज़ार रेंटल वीकेंड का हाँ, और 15 हज़ार वीकडे का, और ऐसे उनके पास 4 है। हाँ, अब ऑलरेडी स्टे उसका पे लिस्टेड है और बाकी booking.com इसमें स्टे है। तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया क्या तो बनाया मतलब किचन भी छोटा-सा बनाया, लैंडस्केप बहुत सही से किया। तो इसकी वजह से क्या है ना कि उनका जो एक विज़न था मतलब, उसके लिए भी करना था, प्लस उनके रेंटल भी अच्छा हो। तो वो कंप्लीट किया होगा। कंप्लीट किया। नाइस। So दूसरी केस स्टडी है, एक डॉक्टर उन्होंने ऑलरेडी फार्म हाउस लिया था खुद का। दैट वाज आल्सो गेटेड कम्युनिटी, बट बहुत बार क्या होता है गेटेड कम्युनिटी पे बेचा जाता है एज अ फार्म हाउस, बट फाइनली अगर उस पे कोई बनाता नहीं है तो आप नहीं बनाते हो, मैं नहीं बनाता हूँ, वैसे रह जाता है। बहुत अच्छा बनाते मैंने नहीं बनाया, तो आप सोचते हो मैंने इतना अच्छा बनाया, बाजू वाला नहीं बनाया। तो उस तरह की सोसाइटी हो गई थी। दो बोथ ऑफ देम बीइंग डॉक्टर्स, वो जब भी वहाँ पे जाते थे तो मेंटेनेंस यानी कोई मिलता ही नहीं था वहाँ पे, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉय करना भी ज़रूरी होता है मेंटेनेंस का पार्ट। तो बीइंग अ डॉक्टर हमारा 2 दिन तो उसी में जाता था। साफ-सफाई करो और ये करो, फिर एन्जॉय कब करो। सो इट्स अ पीस ऑफ माइंड वाज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर देम। ये ट्रू है। 3 दिन का लॉन्ग मशीन में 1.5 दिन सफाई करो तो छोड़ो, या होटल में जाओ, छोड़ो। ये मगजमारी नहीं करते, So राइट? that's what his wife said one day, नहीं छोड़ता है। स्टॉक कंप्लीट हो गया, सब पीस है। So one period they were visiting close to our site, तो उन्होंने देखी, उन्होंने कहा हाँ, so one of the key point what we focus as a company is SLDCM, this cycle. S for selecting right plot, L for legality of the land clear. देन वी फोकस ऑन द डेवलपमेंट, यानी हमारे हर प्लॉट पे आपको पानी, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, केली कैसी, ये 4 चीज़ें मिलेगी। सी इज़ फॉर कंस्ट्रक्शन, सो वी हैव आवर इन हाउस कंस्ट्रक्शन टीम जो आपको पूरा सपोर्ट करेगी। क्योंकि क्या होता है फार्म हाउस डेस्टिनेशन बाहर हो गए तो लोगों को उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है यहाँ पे कौन बनाएगा। एंड फाइनली मेंटेनेंस, सो मेंटेनेंस पार्ट पे उन्होंने सोची है यहाँ पे लेते बना लिया, और अभी उनका भी प्रॉपर्टी रेंटेड आउट होता है एंड दे आर ऑल्सो एंजॉयिंग कमिंग स्टेइंग, नहीं लाता है तब वो खुद भी यूज़ करते तब रेंट पे देते, तो उनकी भी प्रॉपर्टी सेल इसका पे लिस्टेड है। So somewhere I find कि it's not about rental appreciation. I think that peace of mind everybody is searching for. If we can give it, that's the thing people need at this. बिल्कुल, क्योंकि टाइम नहीं रहता। समटाइम्स इट्स ओके कि राइट पार्टनर्स हमें मिले, और ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब आपके पास आज कौन से लोकेशन? तो ये मुल्सी का है, मैंने देखा है उसका ड्रोन फुटेज, मैंने उसका एक्चुअल जगह साइट विजिट किया है। मुझे लगता है जन्नत है, ग्रीनरी, पानी, वहाँ पे शांति, आप रहो तो पॉल्यूशन से, नॉइज़ से दूर। पर आपको लगता है वहाँ पे सेफ है? वुड यू रिकमेंड पीपल बाइंग अ प्लॉट देयर, डेवलपिंग देयर? क्या आपको लगता है वहाँ पे 5-7 साल में अप्रिसिएशन होगा, सेफ रहेगा, एन्जॉय कर पाओगे, बेसिक एमिनिटीज़ रहेगा? आपका विज़न क्या है ये जिलापोली पे? यस सर। अ, मुझे ऐसा लगता है कि क्राफ्टिंग हैप्पी मेमोरी स्पेसेस क्लोज टू नेचर। वापस बोलिए। क्राफ्टिंग हैप्पी मेमोरी स्पेसेस क्लोज टू नेचर। क्राफ्टिंग हैप्पी मेमोरी, और वो स्पेस वेयर यू आर क्लोज टू नेचर, यानी सुपर्ब, नाइस, वेरी नाइस टॉपिक। जी। क्योंकि अभी चाहे पुणे हो, बॉम्बे हो या मोस्ट ऑफ द मेट्रो सिटी, ये कंक्रीट हो गया ज़्यादा। मतलब जो इंडिया जो सिटीज़ होती है उसमें बहुत एवरीबॉडी वांट्स टू गो आउटसाइड। नेचर के सानिध्य में जाने को लोग को अच्छा लगता है बिल्कुल, लेकिन उनको वो रास्ता मिलता नहीं। जी। तो ऐसे सिटी के पास में ऐसे अगर जो गेटेड कम्युनिटी, तो गेटेड कम्युनिटी क्यों? कि सेफ्टी, सिक्योरिटी अच्छा। एंड नेबरहुड
सेफ्टी है, सिक्योरिटी भी है, सीसीटीवी कैमराज है, चौकीदार भी है, बाकी। लेकिन थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे बड़ी यूएसपी हमारी है एक्सलेंस की, वो है नेबरहुड। वाओ! नेबरहुड यानी ऐसा कि जंगल में होने के बावजूद भी काफी सारे बंगले अगर वहाँ पे बने हैं, काफी सारे लोग साथ में रहते हैं, तो वो रात में डर नहीं लगेगा लोग। और राइट लोग रहेंगे तो स्पेंड करने को मज़ा भी आएगा। पीपल ऑफ द सेम वेवलेंथ, सेम वाइब, सेम माइंडसेट, उनके साथ मज़ा भी आएगा, सेफ्टी भी हो जाएगा। तो आई थिंक ये एक फैंटास्टिक पॉडकास्ट था कि लोगों को रियल एस्टेट के बारे में पता चला। हमने प्लॉट, फार्म हाउसेस के बारे में अवेयर किया। एक ऑप्शन आप लोगों के, आप लोग बहुत ओपन हो, आपके साथ डेफिनिटली एक इंटरेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद एंडिंग में आएँगे। पर थोड़ा अब हम पर्सनल, अब नया सेक्शन स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट का। हम आप दोनों एज़ अ पर्सनल लीडर, एंटरप्रेन्योर्स जर्नी स्टार्ट करते हैं। ऑडियंस को बोलता हूँ कि आई हैव बीन वर्किंग विद देम फॉर द लास्ट 9 मंथ्स। और डॉक्टर नरेश जी का डिसिप्लिन, हमारा एक फॉर्मेट होता है कि डेली आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है, गोल्स लिखना है, हमें उसे ग्रोथ जर्नल कहते हैं। लास्ट 9 मंथ्स में एक भी दिन उन्होंने मिस नहीं किया। वो डिसिप्लिन, वो स्पिरिचुअलिटी, वो एथिक्स, वो पावर उनमें है। और रेशमा बेन ने भी बहुत अपर मिशन मैनिफेस्टेशन पे काम किया। तो रेशमा बेन, आप कुछ लिखते थे वो ग्रोथ जर्नल में डेली, और वो लिखने के बाद कुछ हुआ। वो एग्जांपल प्लीज शेयर करें कि लोगों को इंस्पिरेशन मिले कि डिसिप्लिन, हैबिट्स, मेडिटेशन, हार्ड वर्क, हैविंग द राइट मेंटर, राइट सिस्टम्स, ये लाइफ में, बिजनेस में ग्रोथ लाता है। वो एग्जांपल दी। So I have been writing about owning a house. That was the one thing. So that was very generic thing I was writing क्योंकि फाइनेंशियल गोल, एक आईक्यू गोल आपने जो कहा था वो लिखना था। तो वो लिखते जा रहे थे, डेट वाज टू फार। तो मुझे ऐसा लगता था ये हो जाएगा, तो वो एवरीडे लिखना। बट इम्पोर्टेंट पार्ट आई थिंक इज उसमें डन, यानी आज के तारीख में मैंने उस पर क्या किया। तो एवरीडे उससे रिलेटेड आप जो कहते हैं ना 15-20 मिनट काम करो उसके ऊपर। So I started watching a lot of videos, started following some of the people, how they buy, how they do EMI calculation, अभी जो हम सारी रेंट वर्सेस बाय वाला कैलकुलेशन, कि बहुत सारे लोगों का देख के सोच के समझ से। आई थिंक यूनिवर्स कंस्पायर्स आफ्टर सम टाइम। तो वो चीज़ों की डेडलाइन बहुत, हमें लगता है कि ये डेडलाइन है, बट आई थिंक उसके हिसाब से उसका टाइम जब आ जाता है ना तो वो हो जाता है, बट हमें मांगना चाहिए। सो व्हाट यू हैव गिवन एज द थिंग ना, वो मांगने वाला जो attitude होता है ना, तरीका दिया वो राइटली, वो चीज़ की वजह से वो आई थिंक वी मैनिफेस्टेड हार्डली इन 3 मंथ्स। देयर वाज़ नो क्लू फ्रॉम वेयर, इट जस्ट केम, वी थॉट इट्स अ गुड डील एंड इट जस्ट 3 मंथ्स में घर खरीदा, एक महंगे मेट्रो सिटी में, ऑलमोस्ट एक ड्रीम हाउस कह सकते हैं। और ये इनका हार्ड वर्क है। बट ऊपर वाला है ना, वो गॉड नहीं है, वो आपका बाप है, आपका दोस्त है। मांगो दिल से और बोलो हमें शक्ति दो, हमें हार्ड वर्क करना है, हमें शक्ति दो, हम इसको डिजर्व करते हैं। और ऑटोमेटिक रास्ते खुलेंगे। रेशमा बिन ने किया, आपके रिजल्ट सामने है। बहुत सारे सक्सेस स्टोरी है। डॉक्टर नरेश जी, एक आपकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा भी मैं लोगों को कहना चाहता हूँ। जो इंसान स्पिरिचुअली एक्टिव होता है ना सर, और प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल एक्टिव है, ऐसे ही ढोंगी के लिए माला पहनना, टीका लगाना नहीं, वो लोग भी अच्छे होते हैं। पर कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए टीका लगाते हैं और रियल लाइफ में होते नहीं। तो जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव रहते हैं, जैसे मुझे लगता है आप लोग रॉन्ग प्रोफेशन में हो। आप लोग बिल्डर्स हो ही नहीं, आप लोग डेवलपर्स हो ही नहीं, आप लोग लैंड ट्रेडर्स हो ही नहीं। क्योंकि यूजुअली परसेप्शन ये है मेरा भी कि ये तो गुंडे होते हैं, ठंस होते हैं, बट यू आर सो नाइस पीपल। तो आपकी एक जर्नी में ये नाइसनेस, सॉफ्टनेस, ये कहाँ से आए? और क्या आपको लगता है कि ये आपको बिज़नेस में नड़ रहा है? क्योंकि रियल एस्टेट में तो शूट बनना पड़ता है, कभी करना पड़ता है। तो इसके बारे में प्लीज़ शेयर करिए। जी। हम्म, मुझे लगता है सर कि मेरी लाइफ में व्हेन आई वाज डूइंग बीएससी एग्रीकल्चर, मेरे लाइफ में एक बहुत बड़ा एक योगदान रहा कि एट द एज ऑफ 19 मुझे विपश्यना मेडिटेशन से इंट्रोडक्शन पहली बार इगतपुरी में किया। अब तब से लेकर आज तक मैं उसी विचारधारा से और उस पे तो मैं चल रहा हूँ। तो मैंने देखा है कि कई सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बिल्कुल इस 16 ईयर्स की जर्नी में बहुत सारे कहते उसमें आए, लेकिन कीपिंग बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वो बैलेंस रखने के बावजूद फिर क्या तो मतलब कोई अगर इंसिडेंट हुआ है तो उसको मल्टीप्लाई ना करते हुए उसी के वहाँ पे खत्म कैसे कर, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट कहते हैं। यस। और ये 16 साल के इसमें मेरे कई सारे सर मेंटर भी थे। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, पिछले कई दिन से आपसे मैं जब मिला और आपके साथ में मैंने लोनावाला में इन पर्सन क्या तो 3-3 दिन के जो हमारे इंटरेक्शन हुए, बहुत ही अमेजिंग थी, अमेजिंग थे। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये था कि ये जो हमारा बोध जमा है, इसमें जो हम फिजिकल क्वेश्चन भी है, इसमें हम अपने वर्क, हाँ, वर्क करते हैं। फिर फैमिली के ऊपर यानी कि क्या फैमिली में कंट्रीब्यूशन करना चाहिए,
और कैसे क्या, तो उसमें क्या तो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, एट द सेम टाइम इन्वेस्टमेंट एज वेल एज द मतलब खुद के ऊपर काम करना चाहिए। और फिर एक है ग्रैटिट्यूड, यानी मतलब जो क्या आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब हम पहले से क्या तो उसमें एक्सीलेंट हैज फाउंडेशन इज वन ऑफ, और जिसकी वजह से हम बिजनेस में आए थे, तो वो तो हम कर ही रहे हैं मतलब। लेकिन मुझे लगता है कि आपसे जब से मैं जुड़ा हूँ, तब से एक चीज़ हुए थे कि बिल्कुल फ़ोकस जो है, मतलब क्लियर कट 2 जनरल में सवेरे लिखते हैं और फिर उसके बाद में शाम को टिक लगती है उसकी, कि हुआ जो हुआ सर हुआ। हिसाब मांगते अब छोड़ते हैं, हाँ, आगे भी छोड़ेंगे नहीं, अरे हिसाब देना पड़ेगा सर। और एक बात अच्छी बात ये हुई सर उसमें कि बोलते हैं ना ट्रांसपेरेंसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब से लेके हमारा ग्रुप है सरकार, उसमें वो प्रोफेशनल लिखते हैं उसमें डालते हैं। तो ये मुझे लगता है कि उसमें मुझे भी डिसिप्लिन, क्योंकि मेरे ऊपर कोई बॉस नहीं है। यस, तो एक मैंने सबको समर्पित किया, डेडिकेटेड किया, उसकी वजह से मुझे लगता है कि एवरीडे मतलब मेरा मिस नहीं होता। ये लाइफ में मिसिंग है कि हमसे कोई सवाल नहीं पूछता, हमें किसको हिसाब नहीं देना पड़ता और हम अटकते हैं, तो हमारे लाइफ में बड़ा भाई कौन है जिससे आप सब बोल पाए। आज हम हस्बैंड वाइफ को पूरा पूरा बोल नहीं सकते क्योंकि इमोशनल है, मेच्योरिटी इश्यूज है, मम्मी पापा को बुरा बोल नहीं सकते, पार्टनर्स को बुरा नहीं बोल सकते, बिजनेस पार्टनर्स नहीं बोल सकते। तो कोई एक ऐसा मेच्योर इंसान आ जाए, हमारे कंपनी का पर्पस वही है। आपने बुक लिखा है सर, एक तो आप डॉक्टर नरेश हो, तो डॉक्टर का क्या सीक्रेट है वो बोलिए, और आपने एक बुक लिखा है, इसके बारे में भी इंसाइट्स दीजिए, एंड देन विल गो फॉर रैपिड फास्ट फायर क्वेश्चंस। जी, जी, जी। अ अ, मेरा बीएससी एग्रीकल्चर बाय एजुकेशन हुआ है। डॉक्टर पंजाबराव कृषि विद्यापीठ अहमदाबाद से मेरा एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन हुआ है। फिर मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ है गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी। वहाँ से मेरा एमएससी एग्रीकल्चर हुआ है वाह, और फिर पीएचडी पूसा दिल्ली इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट मेरा हुआ है। वाह, हाँ, तो एज ए डॉक्टर बाय मैं पीएचडी डॉक्टर हूँ सर उसमें। यानी काफ़ी रिसर्च, पढ़ाई किया है, ग्राउंड जी, ब्रेन फाउंडेशन बहुत मजबूत है, जी, जी। और आपने बुक लिखा है। हाँ, तो जब मैं सर बिज़नेस में 2008 में बिज़नेस में कुछ इनिशियल स्ट्रगल के साथ में हमने काफ़ी वर्टिकल ग्रोथ की। तो हम यूएस में काफ़ी सारे के यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए में। जी, हमने हमारे जो प्लॉट्स थे, मतलब दुबई, सिंगापुर, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, काफ़ी उधर हमने मार्केटिंग किया। वाह, तो यूएस में जब अब एक अपॉर्चुनिटी आई थी, तो वहाँ पे एक लेखक थे डॉक्टर विजय ढोड़े। हुँ, तो उन्होंने बोला कि हमें आपके ऊपर क्या तो आपकी बायोग्राफी लिखनी है। ओह! और हर किसी को लगता है सर जमने पे हमें कितना बड़ा तो मैं आदमी नहीं हूँ, मतलब उसमें से मेरे कर्व लगे। तो उन्होंने बोला था कि नहीं, नहीं, यू बी सो पावरफुल, मतलब जो आपकी जो जर्नी किया तो काफ़ी इंस्पायरिंग, मुझे तो आपके ऊपर लिखना ही है। तो आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन तो उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया कि नहीं, नहीं, आप लिखना ही करके। और वो बुक उन्होंने लिखी सर, उसमें हमने काफ़ी फिर उसकी प्रस्तावना अ, भी काफ़ी जो है डॉक्टर नरेंद्र यादव, वन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और आरबीआई के वो बहुत बड़े कंसल्टेंट थे, उन्होंने लिखी। और उसके बाद में इट वाज़ सो फॉर्च्यूनेट कि रोहन महाराष्ट्र मंडल अमेरिका 2015 3 जुलाई में वो सर पब्लिश हुई बाय द हैंड्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी। अरे वाह! फडणवीस गाँव, वाओ! 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 वेरी कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बड़ा अचीवमेंट है सर। और ये दैट वाज़ द हाइली जो बोलते हैं ना मेमोरेबल मोमेंट इन माय लाइफ ऑफ कोर्स, देखिए एज़ अ बिल्डर मैंने देखा है सर उसमें कि लोग इज़्ज़त, हाँ, मतलब इसमें इज़्ज़त वाली बात नहीं थी। लेकिन जिस दिन मैं स्टेज पे था उनके साथ में, और वो सब उनके साथ में कई सारे डिग्निटरीज़ थे। तो बुक पब्लिश होने के बाद में देयर वर वो जो सामने काफ़ी सारे लोग बुक लेके मेरे ऑटोग्राफ ले रखे थे। वाओ! सर यूजुअली बिल्डर्स का मतलब हमको लगता है ये तो गुंडा है, ये आता है तब डॉन है। बट यहाँ पे तो एक स्पिरिचुअल, सॉफ्ट, वेल रिसर्च, वेल एजुकेटेड, एक पर्पस ड्रिवन, एक स्मार्ट इंसान दिखता है, आपकी टीम दिखती है, तो आपको कांग्रेचुलेशंस। अब रैपिड फायर में जाते हैं रेशमा जी। व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू वुमेन इन रियल एस्टेट? क्या रियल एस्टेट वुमेन के लिए है? Yeah, I always say it's wire, which is win in real estate. It's only for women. I feel क्योंकि we and हम पैसे लेने के लिए ना लोग इधर भरोसा रखते हैं या है ट्रस्ट भी है। हाँ, because she will deliver. She brings that feminine quality. She brings that homely thing. एक माँ और एक बहन और एक बेटी बहुत ट्रस्टवर्थी होती है और वो बैलेंस होता है। तो आई थिंक वुमेन हैव स्पेस इन रियल एस्टेट, स्पेशली इन सेल्स, डिजाइन, लीडरशिप में। यस, स्टूडेंट को कोई एडवाइस इन जनरल लाइफ एडवाइस, कोई भी स्टूडेंट को जो पढ़ाई कर रहा है 18 साल के नीचे का है कि लाइफ में आगे क्या करना है, कोई एडवाइस? Find the problem you can solve, which you're passionate about. I think that would solve most of the problem. 100%। मार्केट में गैप ढूंढो, पागल बन जाओ, स्किल्स डेवलप करो,
सुपरस्टार। बाकी में कंसंट्रेशन नहीं होता है, पढ़ाई नहीं होती, वो सारी चीज़ें साइड में रह जाती है। जब हमें उतना बड़ा प्रॉब्लम मिलता है, हम लाइफ उसको लगा देते हैं, तो वो हमारा पर्पस बन जाता है। बिल्कुल। जो भी घर ले रहा है उसको कोई एडवाइस, रियल एस्टेट हो, लैंड हो, प्लॉट हो, कमर्शियल हो, एनीवन हू इज़ बाइंग रियल एस्टेट, उसके लिए क्या एडवाइस आप लोगे? 5 साल के लिए पैसा नहीं लगेगा, वही वहाँ पे लगा। 5 इयर्स वो मैच्योरिटी रखो अपने यहाँ से। सुपर। नरेश भाई आपसे आते हैं, एडवाइस फॉर एनी एमएसएमई एंटरप्रेन्योर, स्ट्रगल के बारे में कुछ तो एडवाइस दीजिए। जी, जी। मुझे लगता है सब कि जो भी बिज़नेस स्टार्टअप और उसके बाद में एक एमएससी, हर बिज़नेस का अंत में एक अप्स एंड डाउन्स आता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ बिज़नेस, यस, आती है। और हमारा जो पोर्टफोलियो है कि एज़ अ इन्वेस्टमेंट वो डाइवर्सिफ़ाई होना चाहिए, सब में होना चाहिए। एग्रीकल्चर में तो होना ही चाहिए। यस। तो क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड इज़ ऐसी एसेट होती है, मतलब कि जब कभी वो जब आपको नहीं लगती, मतलब जब भी आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी ना उसमें, तब काम नहीं आएगी। लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत-बहुत काम पड़ेगी। हम तो 10 साल, 15 साल, 20 साल उसमें। तो मुझे लगता है कि एमएससी ओनर भी कम से कम मिनिमम 1 एकड़ लैंड ऑनवर्ड्स का तो उसके पास होनी चाहिए। एंड दिस इज़ नॉट द एसेट फॉर हिमसेल्फ, बट दिस इज़ द एसेट फॉर द जनरेशन। यस। तो इसलिए ये जब क्या तो उसको उसके जनरेशन के लिए करा, और उसका जनरेशन मान लीजिए मतलब 25 साल बाद, 30 साल बाद उस लैंड की अप्रिसिएशन क्या होगा। मेरे सामने एक ऐसा पुणे में एग्जांपल है कि जिनकी फैक्ट्री थी, पुणे के और साइड भी थी। 15-20 साल में वो क्या तो उसमें जो था, उधर काफ़ी सारा डेवलपमेंट हुआ, वो सिटी में आ गई। वहाँ पे उन्होंने वो मतलब हयात जैसा होटल बनाया, वहाँ पे उन्होंने क्या नोवोटेल जैसा होटल बनाया उसमें, वो फैक्ट्री वहाँ से 20 किलोमीटर आगे लेके। आप सोच सकते हो सर, मतलब कि उसमें क्या तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कितना क्या तो मुझे लगता है कि ये बिजनेसमैन की विजन होना चाहिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए कि एक एग्रीकल्चर कम से कम मिनिमम वन एकड़ एंड ऑनवर्ड्स का तो उसके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, तो वो भी सिटी के पास में। श्योर जी। यस, मैं ऑडियंस को एनकरेज करूंगा, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड। रेशमा बेन का लिंक्डइन प्रोफाइल मैं कमेंट्स में डाल दूंगा, उनका वेबसाइट ईमेल आईडी डाल दूंगा। नेटवर्किंग करिए, भले खरीदिए मत, नेटवर्किंग करिए, इनसे नॉलेज लीजिए, मीटिंग करिए। अच्छे लोगों से मिलने में कोई नुकसान ही नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि इनका प्रोजेक्ट देखिए, अगर आप मुंबई पुणे के आसपास हो, और हमारे काफ़ी ग्रुप में लोग बाहर से हैं, पीपल फ्रॉम दिल्ली, पीपल फ्रॉम चंडीगढ़, जो ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने भी लैंड में इन्वेस्ट किया। तो अगर आप चाहते हो साइट विजिट करना, तो उसकी डिटेल्स डाल दूंगा। नरेश भाई और रेशमा जी, आपको एक रिक्वेस्ट है, जो भी ये पॉडकास्ट देखता है और कमेंट में लिखेगा लव यू बसेस सर, ये लिखना पड़ेगा। मैं प्यार का भूखा हूँ, लव यू बसेस सर ये लिखेंगे, उनके लिए स्पेशल आपको कुछ करना पड़ेगा। क्या करोगे स्पेशल? Special would be 10% discount to your ठीक है, तो मैं थोड़ा सनातन हिंदुइज्म में बहुत मानता हूँ। 108 108 एक पावरफुल नंबर है, तो 10.8% एडिशनल प्राइसिंग बेनिफिट। जो भी लव यू बसेस सर कमेंट्स में लिखेगा, स्क्रीनशॉट इनको दिखाएगा, उनको प्राइसिंग बेनिफिट मेरे लिए, मेरे तरफ से आप सभी को स्ट्रांगली इंकरेज यू कि आप ये देखिए। और ये पॉडकास्ट को एंड करता हूँ, समराइज करता हूँ कि मुझे लगता है ये पॉडकास्ट में हमें 7 टेकअवेज मिले। फर्स्ट, रियल एस्टेट लैंड फाइनाइट है, सप्लाई डिमांड का गेम है, तो लैंड इज अ प्रेशियस इन्वेस्टमेंट एसेट। सेकंड, 3 एल्स हमेशा लाइफ में ध्यान रखना है रियल एस्टेट में, लोकेशन, लीगैलिटी और लेगेसी, कौन इसे बना रहा है, कौन डील कर रहा है। थर्ड, पैसा रियल एस्टेट में सेल से नहीं परचेस से होता है। राइट परचेस, स्मार्ट परचेस, बिफोर टाइम परचेस और पेशेंस वाला परचेस। 5 साल अगर आप रुक सकते हो तो ही परचेस करना। फोर्थ, डीपी प्लान देखो, क्योंकि जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स आएंगे वही अपकमिंग स्टार होगा। तो डीपी प्लान स्टडी करो, राइट कंसल्टेंट्स को, राइट एडवाइजर्स को, राइट मेंटर्स को कंसल्ट करो। फिफ्थ, फार्म हाउस गोल्ड माइन है, 4 बेनिफिट्स है, टैक्स बचा सकते हो, स्टेटस सिंबल आता है, आप पार्टी कर सकते हो और रेंट पे एयरबीएनबी पे चढ़ा सकते हो। एंड सिक्स, जो इनका मॉडल था SLDCM, कि राइट सिलेक्शन है, लीगैलिटी है, डेवलप है, कंस्ट्रक्शन है और मेंटेनेंस भी है। मेंटेनेंस भूलना मत। तो गेटेड कम्युनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मैसेज, नेटवर्क विद पीपल, खास करके जो विजन पे काम करते हैं, जो स्पिरिचुअल है और जिनकी एथिक्स अच्छी है। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, और ऐसे ही अमेजिंग लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप और इन्वेस्टमेंट कंटेंट के लिए कीप फॉलोइंग बसेश गाला।